नमस्कार। विदुष पैटर्न फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज किंसुयोगी अपूर्ण सुंदर है, किंसुयोगी ब्यूटी इन इम्परफेक्शन के 16वें एपिसोड में हमारे साथ आज की खास किंसुयोगी मेहमान हैं। इस समय न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन के संपादक के पद पर कार्यरत और रचनाकार और पत्रकारिता भी जो फ्रीलांस करती हैं, आरिफा एविस जी, आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। का बहुत-बहुत नमस्कार। आपने इस चैनल पर मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे यहाँ पर शामिल किया। हाँ, धन्यवाद। हमें भी बहुत खुशी मिल रही है कि आप इतने अपने व्यस्त शेड्यूल से यहाँ आने का समय हमारे लिए निकाल पाई हैं। मेरा थोड़ा-सा बात करने में बहुत-बहुत धन्यवाद शहंशाह आलम जी आपका। मैं ये कहने ही जा रही थी कि मेरा बात करने में थोड़ी-सी एकाग्रता बनेगी, कम से कम एक मैसेज देख के। अक्सर मैसेज पहले आ जाते हैं, लेकिन आज कोई मैसेज था नहीं, तो हमारे पहले श्रोता के रूप में आपका शहंशाह आलम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो मैं बहुत ब्रीफ में इनका परिचय करवाते कि ये गाजियाबाद से हैं। इन्होंने एमए हिंदी पत्रकारिता दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इनके प्रकाशित संग्रह 2 हैं, उपन्यास नाकाबंदी और मास्टर प्लान, और 2 व्यंग्य संग्रह शिकारी का अधिकार और जांच जारी है। मैं ये आप लोग को बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि ये कविताएं भी लिखती हैं, क्योंकि इन्होंने मांगने पे मुझे दी नहीं। और बाकी बहुत सारा छिटपुट लेखन कई सारे अखबारों वगैरह में इन्होंने किया है। तो दैनिक जनवाली, देशबंधु और राज एक्सप्रेस, लोकजन ऑनलाइन पत्रिकाओं में इनकी छपती रहती है। और इस समय तो हमने जैसा बताया है कि ये न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन में संपादक के पद पर कार्यरत हैं। हम उस बारे में बात करेंगे अभी। फिलहाल मैं इनके स्वागत में एक कविता पढ़ना चाहती हूँ, और इस समय ऐसा नहीं है कि जब एक की बात हो तो सिर्फ एक की बात हो सकती है। दरअसल मैं उनका स्वागत कर रही हूँ, तो मतलब कि उनकी जैसी समान चेतना वालों का सभी का स्वागत, मेरा खुद का भी, क्योंकि ये वो वाला भेद करके तो चलने का समय अब रह नहीं गया है। तो हमारी पिछली किंग्सयुगी में विनीता यशस्वी आई थी, तब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता के माध्यम से बताया था कि वो दरख्तों के लिए भी जूते ले गए हैं कि तुम भी चलो। वो तो चला नहीं, बट मैं जड़ नहीं हो सकता था। फिर शेखर पाठक जी का मैंने स्वागत किया था ये कह के कि इन्होंने जूते पहनाने का काम इन्होंने किया है पूरी पीढ़ी को अगली। और आज मैं वरिष्ठ कवि आलोचक विजय कुमार जी की एक कविता के माध्यम से जूतों के अंदर के पांव की बात करने जा रही हूँ। उस कविता से कृष्णा सोबती एक उपन्यास में उनकी पात्र कहती है ना कि जब उसे बहुत समय बाद जूतों की जरूरत पड़ती है तो उसे मिल नहीं रहे थे, तो वो कहती है कि पांव मेरे थे और किसी और को दिए हुए थे। तो ये कविता उन 2 पैरों के नाम जो अपनी डगर अपने आप बना सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि ये मैं इनकी शान में कह रही हूँ, तो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये कविता इनके लिए बहुत अनुकूल है। तो 2 पांव कविता के साथ में इनका एक बार स्वागत करके फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। विजय कुमार जी की है। हर जगह कुछ गलियां हैं जिनका अपना धीरज है, धीरज के साथ खड़े दड़बों में हम अब भी ढूंढ सकते हैं बहुत सारे बचे हुए लोगों को। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी तो लाइनें। हर जगह कुछ गलियां हैं जिनका अपना धीरज है, धीरज के साथ खड़े दड़बों में हम अब भी ढूंढ सकते हैं बहुत सारे बचे हुए लोगों को। ये लोग बच गए हैं रक्तचाप, मधुमेह, दिल की बीमारियों से, जरा नींद, बेहोशी से बच गए हैं, मक्खियों, मच्छरों और जरासीमों से बच गए हैं। अंत इनका हो नहीं सका दंगा, फसाद, आगजनी, गाली गलौज और दुर्घटनाओं से। ये महान विचार, अच्छी भाषा, महंगे फर्नीचर से बच गए हैं। भूख इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ये मूसलाधार बारिश और फांसी के तख्तों से बच गए हैं। अति आधुनिक किस्म की तिजोरियों के बारे में इन्हें कुछ नहीं मालूम। छत उड़ गई इनकी, ये जिंदा रहे। छत उड़ गई इनकी, ये जिंदा रहे। ये जिंदा रहे इश्तहारों, विज्ञापनों, बैनरों के बावजूद। नाकाबंदी, घेराबंदी, लाठीचार्ज, टीयर गैस, कर्फ्यू,
शूट एट साइट के बावजूद ये अजर अमर लोग ये सिर खुजाते रहे बुलडोजरों के आगे। ये आध्यात्मिक प्रवचनों में कभी नहीं गए, पर उपस्थित रहे धरती की छाती पर पुरा कथा के नायकों से, ईश्वर तुम्हारी इस प्रयोगशील दुनिया में कोई भी तरीका नहीं ऐसा, ये मर जाएं, खप जाएं, नामो निशान मिट जाए इनका। और यह एक जादू है कि रोज सुबह होती है, इसे कुछ पुराने लोग उम्मीद कहते हैं। रोज अंगीठी से धुआं उठता है, रोज पतीली में कुछ खदकता है, सीलन भरे बंद दरवाजे खुलते हैं, दो पांव बाहर निकल पड़ते हैं चप्पल फटकारते। इन पांवों का निकलना एक बार फिर से। रोज सुबह होती है, इसे कुछ पुराने लोग उम्मीद कहते हैं। रोज अंगीठी से धुआं उठता है, रोज पतीली में कुछ खदकता है, सीलन भरे बंद दरवाजे खुलते हैं, दो पांव बाहर निकल पड़ते हैं चप्पल फटकारते। बहुत सीधी और सरल भाषा में दुनिया के नेटवर्क पे पूछे कोई, भला कौन रोक सकता है गली से बाहर निकलते, पृथ्वी पर घिसटते हुए दो पांवों को। तो विजय कुमार जी की इस कविता के साथ जो गतिशीलता और नवीन नजरों को एक मैं याद कर रही थी, ये कविता आपकी पढ़ते हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी कविता के साथ में शुरुआत की है और वाकई में इस कविता का मर्म अपने आप में बहुत गहरा है। तो बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपने दी है कविता के माध्यम से, बहुत अच्छा लगा। आपका आभार जी। तो हम आपसे आपके एकदम जो वर्तमान काम है हम उन्हीं से बात शुरू करते हैं। एक बार जितने आए हैं मैं इनका एक बार बस स्वागत कर दूं। कमी है इस समय, बस मेरा ध्यान अजय जी को ढूंढने में था, वरना मैं इनको कॉल मतलब रिंग मारने वाली थी वहां पे मैसेज फेसबुक में। तो अजय जी जुड़ गए हैं, योगेंद्र आहूजा जी, हरिमोहन शर्मा, रजनी भाभी, सुभाष नीरव जी, साधना आंटी, अनूप शुक्ल जी, आप सभी का, शिवी आपका सभी का स्वागत है। तो हम बातचीत शुरू करेंगे और आप उसमें अपने आप को आगे जुड़ने वाले भी शामिल ही समझेंगे। तो हम आपके एकदम वर्तमान से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम देखेंगे आपकी जीवन यात्रा कैसी रही। तो पहले हम उसी पे बात करते हैं कि आपके बारे में तो जो भी जानकारी मिलती है वो न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन के पेज में ही आपके सारे काम आजकल के दिखते हैं। और अभी समकाल की आवाज का जो एक इतना अच्छा सीरीज आप लोग ने निकली है, और उसी में ये भी हो गया है कि चुनिंदा कवियों की 12 भाषाओं में अनुवाद है ना। तो हम थोड़ा सा उन्हीं कामों से बात शुरू करते हैं। एकदम बिल्कुल वर्तमान से शुरू करना है तो भगत सिंह वाली किताब का अनुभव और वो जो उससे बात शुरू करते हुए आगे चलते हैं। जी जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि वर्तमान में न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन में अभी हाल ही में जो मैंने कल पोस्ट डाली थी, भगत सिंह की जीवनी है, वो राजवंती मान जी ने उसको ये समझ लीजिए कि आपको एकदम दुर्लभ है। वो किसी के सामने वो थी नहीं। 1931 में प्रकाशित हुई थी और राजवंती मान जी ने जब जी का फोन आया था तो उन्होंने कहा था कि भगत सिंह की एक ऐतिहासिक जीवनी है, तो क्या आप इसको प्रकाशित करना चाहेंगे। तो हमने उसका स्वागत किया और मैंने ये भी कहा कि क्यों ना हम इसको सिर्फ हिंदी मतलब इंग्लिश में ना ला करके हम हिंदी और पंजाबी में मिलाएं, क्योंकि भगत सिंह के पाठक और भगत सिंह के चाहने वाले इंग्लिश से ज्यादा अन्य भाषाओं में है। तो यही हुआ और राजवंती मान जी ने इसका मतलब बिल्कुल बातचीत का हमारी बहुत ज्यादा मान रखा और उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ को इस काम को किया। और आज ये किताब प्रकाशित होने की बिल्कुल पूरी प्रक्रिया में है, कवर वगैरह बन गया है, इसकी तैयारियां हो गई हैं और जल्द ही इसको प्रकाशित करने के लिए हम इसको भेजेंगे। और उम्मीद ये है कि इसको हम लॉन्च करेंगे भगत सिंह की शहादत दिवस पर, जितनी ज्यादा भाषाओं में ये आ जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल का यही काम है कि भगत सिंह की ऐतिहासिक ये जब्तशुदा जीवनी है जिसको हम ला रहे हैं। और ये भी न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन का ही एक समझ लीजिए कि बहुत आभार है उनका ही कि हमको ये मौका मिला। जी। तो मुझे लगा वो एकदम तुरंत देखा हुआ था तो वहीं से मैंने बात शुरू कर दी। तो हम थोड़ा सा अभी आपके जो वर्तमान आपके जो वो हैं काम का जो आपका नेचर है, ड्यूटी ऑफ नेचर, और
उसमें जो भी आपको रचनात्मक आनंद भी आता होगा, व्यस्तता भी होती होंगी, चुनौतियाँ भी होती होंगी। तो पहले हम उसी से बात शुरू करते हैं। और एक ऐसा फील्ड भी है, अभी हमने पिछले 8 मार्च से लेके पूरे मार्च तक हमने बसंत की आहट नाम से कार्यक्रम चलाया था, तो हम उसमें बकायदा ये बात हुई थी कि आलोचना, संपादन, प्रकाशन के क्षेत्र में महिलाएं, तो बातें करते थे उस क्षेत्र में तो था कि नदारदी लगभग बहुत कम परिदृश्य ऐसा है कि इन क्षेत्रों में महिलाएं बहुत कम है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगी कि आप लंबा जवाब दें, बिना सवाल का वो करते हुए आप अपने अनुभव साझा करते जाएं, इसलिए मैंने काफी सारे आयाम एक साथ बोले। जी। शुरुआत करती हूँ इसी क्षेत्र से। संपादन का काम मेरा पहला अनुभव है। इससे पहले लेखन का मैंने काम किया, अलग-अलग प्रकाशनों में, छोटे और बड़े प्रकाशनों में काम किया है। तो उसमें अलग-अलग काम रहे हैं, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, ऑनलाइन एडिटिंग। तो पहली बार मुझे जब प्रस्ताव मिला कि आप संपादक की भूमिका में काम कर सकते हैं, तो मुझे बहुत सोचना पड़ा कि क्या मैं इसको कर सकती हूँ? फिर मेरे सामने एक चुनौती थी, क्यों क्यों ना इस चुनौती को स्वीकारा जाए, और अगर एक मौका लग रहा है आपको, तो आप उसको करें। अच्छा होगा, बुरा होगा, करके ही आदमी सीखता है। तो इस चीज़ को मैंने फिर सकारात्मक रूप में लिया। मेरे लिए एक यही चुनौती थी कि क्या मैं इस पद पर स्वीकार की जाऊँगी या मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से कर पाऊँगी। दूसरी बात, मेरा नाम, मेरी पहचान, क्या मेरी नाम और पहचान जो है अ, उसको लेकर स्वीकार्यता होगी या नहीं? क्योंकि प्रकाशन जगत में इस तरीके का नाम और या इस तरीके से जो लोग आए हुए हैं, तो थोड़ा-सा दिमाग में था सवाल, झिझक थी, कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। तो सोचने के बाद जो भी है आप लोगों के सामने है, काम कर रही हूँ। और ये भी है कि अभी तक जो भी मैंने किया है, सामूहिक रूप में काम किया है, प्रस्ताव जो भी रखा, चाहे वो समकाल की सीरीज़ का हो, कि हमने जब शुरुआत में ही प्रस्ताव रखा क्यों ना हम समकाल की आवाज़ के तहत जो भी देश भर में चुनिंदा जो भी देश भर में कवि हैं, उनकी बेहतरीन रचनाओं को, जो एक आवाज़ है, मुखर आवाज़ें हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उनको हम लाएँ सामने। हो सकता है कि शामिल होंगे लोग, हो सकता है नहीं भी होंगे। और इसमें बहुत सारे लोगों ने साथ दिया हमारा। हमने जब प्रस्ताव रखा, हमने अपने चयन मंडल के ज़रिए भी बातचीत रखी, तो हमने बताया कि हम ये प्रस्ताव ला रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि कवि, शुरुआत यही है कि कविता के माध्यम से समकाल की आवाज़ के तहत कुछ जनप्रति र जनप्रतिनिधि रचनाएँ जो हैं वो आएँ, जन कवि आएँ हमारे सामने, और शुरुआत जो हुई बहुत बेहतर तरीके से हुई। आज 18 कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश ये थी कि 2021 में 21 कवि को हम लाएँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो ये हमारी थोड़ी-सी कमी रही। लेकिन फिर भी अगर 21 में से 18 लोग आ गए हैं, तो ये हमारी उपलब्धि भी है। तो ये भी कहना चाहेंगे कि आज जो भी हमारे साथ में जितने भी कवि हैं, वो इस सीरीज का एक माध्यम है, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन के साथ-साथ में जनता के प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं। दूसरी बात ये भी है कि हम लोग ये चाह रहे थे कि सिर्फ़ हिंदी में ना काम करके समकाल की सीरीज में हमने ये चीज़ बोली है कि जो कवि हिंदी में हैं, हम उनको अन्य भाषाओं में भी अनुवाद करवाएँगे किताबों को। तो शुरुआत करी हमने निदा नवाज़ जी से। निदा नवाज़ कश्मीर के बेहतरीन कवियों में से एक हैं, तो हमने उनकी शुरुआत की है। उनकी अंग्रेजी में, पंजाबी में कविताएँ जो हैं अनुवाद का काम शुरू करवा दिया है। तो इसी तरीके से जो भी आगे एक-एक करके हम मतलब कवियों को लेंगे और अनुवाद का काम भी हम करवाएँगे। तो ये अभी तक का अनुवाद का काम को लेकर के है। कुछ चीज़ें थोड़ी-थोड़ी जो परेशानियाँ आ रही हैं, उनको हम दूर करते हैं, जो काम को लेकर तकनीकी चीज़ें आती हैं। लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, जितना हमने प्रयास किया उसके हिसाब से। अभी तक तो आपने टीम वर्क के अनुभव बताए, फिर हम और भी जाएँगे धीरे-धीरे आप पे। पर फिलहाल जैसे कि इसका कारण मतलब इस चयन का क्या आपका आधार रहा कि पहले तो ये कि देखो समकाल की आवाज़ तो क्यों चुना, एकदम साफ दिखता है, नज़र आ रहा है ना? लेकिन उसको कविता विधा में ही होना चाहिए, इस तरह के चयन का आधार क्या रहा? बल्कि मेरे तो दिमाग में ये भी आता है कि जो उसका आवरण पृष्ठ है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है कि कॉमन है कि सबका जो विजन है वो उनको बांधता है आपस में कि प्रगतिशील आवाजें हैं, लेकिन सबका उसमें एक चेहरा है। तो चेहरे मतलब तस्वीर के साथ खींचना मैंने कम देखा है कवर, ऐसे अब तो काफी दिखते हैं।
तो इन सारी चीज़ों के पीछे आपके जो तर्क रहे होंगे विधा के और सब चीज़ों के चुनाव के, थोड़ा-सा वो अनुभव भी आप हमें बताएँ, तो फिर हम दूसरे विषयों में चलेंगे? जी। कविता को सबसे पहले हमने इसलिए लिया क्योंकि कविता की चाहे 2 लाइन हो या 1 लाइन हो, पिछले दिनों जितने भी आंदोलन रहे हैं कश्मीर में जो भी हुआ, और यहाँ आपका शाहीन बाग में, दिल्ली में साल भर तक लगभग किसान रहे यहाँ पर, तो जो कविताओं की 2-2 लाइनें हैं वो नारे बन जाती हैं। तो इसलिए हमें लगा कि क्यों ना पहले हम शुरुआत कविताओं से करें, बाद में बाकी चीज़ों से करेंगे, लेकिन कविता छोटे कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहती है और जल्दी दिल को छूती है। तो इसलिए हमने शुरुआत जो करी है वो कविता से करी थी। यही एक मकसद रहा था कि हम लोग क्यों ना कविता को ही आवाज़ सबसे पहले बनाएँ। तो इसका ये था। रही बात इसके कवर की, तो कवर की शुरुआत जब हमने शुरुआत में की थी, तो अलग-अलग आर्टिस्ट ने अलग-अलग कवर रखे। जो भी कुछ हमने सुझाव दिए, कुछ आर्टिस्ट ने अपनी तरफ से सुझाव दिए। फिर वो हमने कवर जो हैं, वो उनको भेजे, जो शामिल कवि थे। किसी के अलग राय थी, किसी ने कुछ अपना-अपना, अलग-अलग लोगों ने उन कवर के ऊपर अलग-अलग राय दी। कुछ मिल रही थी राय, कुछ नहीं मिल रही थी। फिर ऐसे ही जब हम कोई काम करते तो हमारा दिमाग रात दिन उसी में लगा रहता है। तो हम सोच रहे थे कि मेरे ही दिमाग में आया क्यों ना हम कुछ यूनिक सा सोचें। तो पता नहीं कहाँ से वो कुछ सर्च करते समय वो फ्रेम जो है क्लिक कर गया। तो पहले तो ये था कि उस फ्रेम में छोटा-सा फ़ोटो लगाएँगे। फिर हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबको ये भी था कि एक कवर में सारे लोगों का, जितने लोग शामिल हैं, सबका कर देते हैं। वो भी नहीं जचा। फिर हम लोग उनमें ये रहा कि इसको एक लगाते हैं और कवर सेम रखते हैं, कलर भी नहीं बदलते हैं। कलर बदलने का भी लोगों ने राय दी क्यों? फिर हमने कहा कि नहीं, आप इसको कलर ना बदलिए, तस्वीर बदलिए। सब लोग रहेंगे, इससे एक समानता होगी। जैसे कि हम लोग ये भी सोचते हैं ना, जैसे यूनिफ़ॉर्म में होता है ना, समानता रहती है। हम बच्चे स्कूल में जाते हैं तो चाहे वो गरीब से घर का हो, चाहे वो अमीर के घर का हो, चाहे किसी भी भाषा का हो। तो ऐसे ही ये एक समझ लीजिए कि अचानक आया हुआ विचार था कि हम उसको एक ही रूप में ले आए और फिर अलग-अलग सबकी तस्वीरें लगाई, और फ्रेम और नाम सबके अलग-अलग हैं, और कविता, और वाक़ई में जब एक साथ सबको रखते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है वो कलेक्शन जो है। तो ये चीज़ उसको किताब को लेकर के थी। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा विचार लगा। एक तो यूनिफ़ॉर्म याद आती थी उसे देख के, और उसे देख के मुझे वो याद आता था कि मतलब समांतर। हाँ, मुझे तो ये नहीं लगा कि सामान आएगा। वो तो एक किताब आई, देखी, दूसरी आई, तीसरी आई, तो सामान आती गई। तो हमारे लिए तो वो एक-एक करके सामान हुआ। तो बाद-बाद में वो आगे की लाइनें दिमाग में आती थी। बहुत वो है ना कि बहुत जगमगाता सा दिया है, पर इसको भी पंक्ति में दे देना। मतलब हर जी, कोई जी। एक समकाल की आवाज़ है, लेकिन हर किसी का अपना एक अलग चेहरा भी है विशिष्टता के साथ। तो इसके बाद आप मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि फिर जो भी काम का स्वभाव आपका अभी है, संपादन, प्रकाशन का जो संपादन है, वो संपादक, पत्रिका के संपादक से तो बिल्कुल ही अलग होता है होगा। तो उस संपादन के क्षेत्र में जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और वो आपका अब तक का जो काम रहा, उससे कैसे वो अलग है? तो आप इसी जवाब में आप चाहें तो अपना पुराना अब तक का जो वर्क प्रोफाइल रहा है, वो भी थोड़ा शेयर कर सकती हैं? जी। इस काम का अनुभव तो ये है कि पिछले जितने भी मेरे काम के अनुभव रहे हैं, चाहे वो मैंने प्रकाशनों, सबसे पहले काम की शुरुआत मैंने पत्रिका से की थी, ऑनलाइन पत्रिका थी, तो वहाँ पर मुझे न्यूज़ बनानी पड़ती थी, और इंग्लिश का न्यूज़ को हिंदी में न्यूज़ कर देना। सबसे पहले यही सिखाया जाता है पत्रकारिता की लाइन में कि आप इंग्लिश की कोई खबर उठाएँ और उसको अपने शब्दों में हिंदी में कर दें। तो वहाँ एक अलग अनुभव था, आपने उसको खबर को बनाया। फिर बाद में काम करते हुए फील्ड में जाना शुरू किया कि आप बाहर जाएँ और रिपोर्टिंग करें। तो हुँ, कुछ-कुछ वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, फील्ड वर्क मेरे लिए आसान नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं ये फील्ड वर्क नहीं कर सकती हूँ, सिटिंग वर्क कर सकती हूँ। तो कुछ समय तक तो मैंने पत्रिका में काम किया, ऑनलाइन पत्रिका थी, उसके बाद में उन्होंने जब कहा कि नहीं, आप आपको रिपोर्टिंग भी करनी होगी, तो फिर मुझको लगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत कम कीमत पे, लेकिन उस अनुभव का मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ के काम का अनुभव जो है वो मेरे आज तक काम आता है। चाहे उसको अनुवाद को लेकर के हो, या फिर आप समझ लीजिए कि यूनिकोड जो लैंग्वेज थी मैंने वहीं से सीखी थी। उसके बाद में मैंने प्रकाशन में काम किया। वो हुँ, वहाँ पर बच्चों की किताबें बनती थी। तो हुँ, बच्चों की किताबें
वो भी एक नया अनुभव था कि बच्चों की किताबें कैसे बनती हैं। आप कैसे एक छोटे बच्चे को क्लास वाइज आप कैसे उसको पेश करते हैं, कैसे उसको ठीक करते हैं। अगर आपकी एक गलती से बच्चा तो यही बोलेगा ना कि आपने काला कल की बजाय काल लिख दिया है, तो वो गलत होगा। तो एक वो भी अनुभव था। वहाँ का अपना ये अनुभव रहा। कुछ अपनी निजी ज़िंदगी की व्यस्तताओं या परेशानियों की वजह से ये रहा कि हमको वो नौकरी फिर छोड़नी पड़ी और हमको ज़रूरत थी काम की और ज़्यादा पैसों की, तो वो भी नौकरी छोड़ी और जहाँ ज़्यादा तनख्वाह में। और ये बात तो तय है कि प्रकाशन जगत में पैसा बहुत कम मिलता है। बहुत शुरुआत में बहुत ही कम मिलता है और फिर धीरे-धीरे बढ़ता है, उसके बाद में कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो वहाँ से काम करते हुए मैंने कुछ समय तक बड़ा प्रकाशन था, वहाँ मीडिया मैनेजर के रूप में काम किया और इसी दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। वहीं पर ही मेरी जब मीडिया मैनेजर के रूप में काम कर रही थी, तो उस दौरान साहित्य गोष्ठियाँ हुआ करती थी साहित्य अकादमी में या मंडी हाउस के आस-पास में। तो कई लेखकों से परिचय हुआ और फिर लगा कि मतलब सिर्फ़ रिपोर्टिंग या ये जो हम काम कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हम लिखना शुरू करते हैं। तो उसी दौरान मैंने फिर मुलाकात जो हुई थी हमारी अनूप श्रीवास्तव जी लखनऊ से हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप व्यंग लिखते हैं? हमने कहा नहीं, हम व्यंग नहीं लिखते हैं। तो उन्होंने कहा लिखिए, तो हमने लिखा और वही हमने रिपोर्टिंग वे में लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्ट नहीं लिखनी है, आपको व्यंग लिखना है। अच्छा व्यंग लिखना है तो आप अनूप शुक्ल जी को पढ़िए। भई मैंने तो अनूप शुक्ल जी को पढ़ा ही नहीं था कभी। तो फिर उनसे पूछा कि आप अनूप शुक्ल जी को कहाँ से उसमें फेसबुक सर्च मारा तो पता चला अनूप शुक्ल जी हैं, बहुत अच्छे तरीके से वृत्तांत रूप में हास्य और चुटीलापन लिए हुए बहुत मज़ेदार तरीके से लिखते हैं। तो लंबी पोस्ट होती है लेकिन मज़ेदार होती हैं। तो पढ़ा, अच्छा ठीक है, फिर किसी और को पढ़ा। तो इस तरह पढ़ते-पढ़ते एक-दूसरे को पढ़ते हुए थोड़ा-सा आइडिया मिला कि हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वहाँ से मैंने व्यंग लिखना शुरू किया। तो अखबार में तो जब लिखती थी, तो रिपोर्टिंग करती थी, कुछ लेख लिखे और भेज दिए, व्यंग लिखे, भेज दिए। छपा, नहीं छपा, कुछ छपे और कुछ ने नहीं भी छापा, वापस भी कर दिया। तो ख़ैर वो एक अलग मसला रहा था। तो इस तरह का लेखन की शुरुआत हुई थी और इसी बीच ये नहीं था कि हम व्यंग ही लिखेंगे, अनूप कहानियाँ शुक्ल लिखनी जी शुरू की। अनूप शुक्ल जी जुड़े हुए भी हैं। बहुत अच्छी जी, बात है कि जिनसे इन्होंने व्यंग्य सीखा वो खुद मौजूद आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के। जी, सॉरी जारी रखिए आप। जी। तो इस तरीके से मैंने लिखना अ, ऐसे ही मतलब मुझे ये नहीं था, मेरा कोई फ़ील्ड नहीं था कि मेरा पारिवारिक कोई नहीं है कि मैं लेखन से हूँ या मेरे घर में दूर-दूर तक मेरे ख़ानदान में भी कोई दूर-दूर तक कलमकार नहीं है। ये कह लीजिए कि मैं पहली औरत हूँ या पहली लड़की हूँ, जिसने अपने घर में पढ़ाई भी सबसे ज़्यादा की है और वो लेखन के क्षेत्र में एक कलमकार के रूप में है। तो ये है मेरा संघर्ष जो सामने है। इसी तरीके से काम करते हुए हमने लेखन के रूप में आए, लेखन करा, नौकरी की, नौकरी भी करते रहे, लिखते भी रहे और कहानी आई, उपन्यास लिखा। तो उपन्यास थोड़ा-सा अ, ये नहीं था कि हम उपन्यास लिखेंगे ही, कुछ लिख रहे थे, एक खाका बना हुआ था दिमाग में, क्यों ना हम इसको पन्नों पे उतार दें। तो जब उतारा तो एक अ, सोचा कि क्यों ना हम इसको एक प्लेटफ़ॉर्म को लेकर के करते हैं, कुछ एक खाका लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। तो उपन्यास भी पहले नहीं लिखा था, लेकिन जब लिखना शुरू किया तो लिखते ही चले गए और एक मास्टर प्लान के नाम से उपन्यास आया पहला और उसको लोगों ने बहुत पसंद भी किया। एक आम परिवार की उसमें कहानी है और उसमें भी वही एक संघर्षशील लड़की है और जो वैचारिक रूप से मजबूत है और तर्क-वितर्क करके आगे बढ़ती है, नौकरी करती है और जितने भी कूप-मंडूक चीज़ें हैं, उनको तर्कों से अपने काटती है और एक संदेश देती है कि जितने भी चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं जो है वो राजनीतिक तरीके से जो सामाजिक प्रभाव पड़ता है, वो राजनीतिक और नीतियाँ हैं या सरकार जो नीतियाँ बनाती है, कैसे गरीब परिवार पर प्रभाव पड़ता है और कैसे उनकी धारणाएँ बदलती हैं। तो इस तरीके से उसका कहानी का मैंने प्लॉट लिया था और उसको पेश किया। तो जब लोगों ने पढ़ा तो उसमें बोला था कि ये एक मतलब मुस्लिम परिवार की कहानी नहीं है, इसको अगर हम नाम बदल दें,
तो वो किसी और आम परिवार की कहानी बन जाएगी। और किस तरीके से एक आम परिवार जो है सरकार के जो प्लान होते हैं वो कैसे प्रभावित करता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको लिखा था। जी। उसके बाद में लेखन जारी रहा, नौकरी भी जारी रही। न्यू न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन में आए, और न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन का जब हमने आपको बताया है कि जब प्रस्ताव रखा तो काम शुरू किया। तो इसी तरीके से यहाँ पर हैं आप, आपके सामने आज। तो आप लोग जैसे कि सुभाष नीरव जी पूछ रहे हैं कि नाकाबंदी के बारे में कुछ बताएं, तो मैं आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं, आरिफा जी, आप अपनी बात करते रहिएगा। और मैं अपने साथ जुड़े हुए वृद्ध श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि आप अपने प्रश्न लिखते जाइएगा, मैं पूरे टाइम ध्यान रखती हूँ। और मुझे जब अनुकूल समय मिलता है कि नाकेबंदी की जब बात होगी तो मुझे प्रश्न याद रहते हैं, है ना, तो मैं अपने हिसाब से सारे ही लूंगी। पर आप अपना प्रश्न लिखना जारी रख सकते हैं, जो भी आपके सवाल हैं। तो आरिफा जी, जो आपने अभी तक जो शुरुआत की, आपने पत्रकारिता का कोर्स किया था, और उसके बाद आपने पत्रकारिता थोड़े टाइम की, जितना मुझे समझ में आया, रिपोर्टिंग नहीं की। और पत्रकारिता में भी आपका प्रकाशन जगत में भी आपका जो काम है वो बहुत अलग अलग तरह का रहा, कभी पत्रिका में, कभी स्कूल की किताबों का। तो न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन में आने तक की पूरी जर्नी आपकी लेखन की आपने बताई, और इसी तरह का कुछ रहा होगा ना, उसमें कुछ खास किताबों पे हम फिर से आएंगे एक बार। मास्टर प्लान मैंने अच्छे से पढ़ ली है, नाकाबंदी मुझे थोड़ा लेट मिला था तो आधा पढ़ पाई थी, और मास्टर प्लान मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मुझे लगता है मुझे काफी सारे उनके डायलॉग्स भी याद हैं। तो काफी आसान और काफी वो है, उनमें प्रवाह बहुत है भाषा में, तो याद रह जाते हैं। तो आप एक थोड़ी सी वो जर्नी, अगर उसमें कुछ लैप्स रह गए हैं तो जर्नी हम जानना चाहेंगे थोड़ी सी। तो वो थोड़ी सी फ्रीलांसिंग पत्रकारिता वगैरह के अनुभव बताते हुए उसके बाद मैं आपसे इस बारे में उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि फिर जो अब आप संपादन के पद पे हैं, तो दोनों कामों में क्या फर्क आपको लग रहा है? जी। रश्मि जी, एक बार डायलॉग दोबारा से बोले, मेरे पास फोन आ गया था तो इसकी वजह से आपकी जो आवाज है सुन नहीं पाई। मैं कह रही थी, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन आपने कब ज्वाइन किया, और उसके ज्वाइन करने से पहले तक की आपकी जो भी जर्नी फ्रीलांस पत्रकारिता और जो भी रही है, वो थोड़ी बची है तो वो भी बताते हुए फिर इसमें और उसमें जो फर्क है वो हम जानना चाहेंगे। दरअसल हम जिनसे बात करते आए हैं आज तक, लेखकों, कवियों या किसी और तरह के प्रोफेशन में, स्पोर्ट्स जगत या जो भी, तो उनकी चुनौतियों पे तो कई बार बात हुई है, या स्टूडेंट्स की। तो इस प्रोफेशन से किसी लड़की का हमारे साथ पहली बार ही हमारी रूबरू हो रहे हैं, तो हम उसके जॉब प्रोफाइल को, उनके काम के नेचर को भी बहुत अच्छे से जानना चाह रहे हैं। जी। आपके मुरीद सामने ऑडियंस में भी दिख रहे हैं कि अनूप शुक्ल जी और कई सारे प्रशंसा में, एक बैक ऑफ स्टेज भी आपकी आपके कामों की सराहना करने वाले कोई मौजूद हैं, जो ऑन स्क्रीन भी आके कुछ कहना चाहते हैं, वो कमेंट में नहीं दिख रहे हैं। जी बताइए। इससे पहले जब मैं काम कर रही थी प्रकाशन में ही, तो वहां पर मुझे ऑनलाइन काम करना था, सिर्फ किताबें ही थी, उनको मुझे प्रूफ रीडिंग वर्क था, और कभी ज्यादातर प्रूफ रीडिंग की किताबें थी, एडिटिंग की किताबें थी। इसके अलावा एक काम, जब नौकरी छूट गई थी तो ट्रांसलेशन का काम किया था। इंग्लिश का एक उपन्यास था, यहाँ का नहीं, विदेशी उपन्यास था, जो किसी एक परिवार पे आधारित होता है, तो उसका अनुवाद किया था मैंने। और उसके अनुवाद के काम के दौरान पूरी किताब जब मैंने अनुवाद कर ली तो आधा उसका अमाउंट मिला था और आधा आज तक नहीं मिला हुआ है। तो अनुवाद का ये फ्रीलांसिंग का ये अनुभव था। पहले सोचा था कि मैं फ्रीलांस ही काम करूंगी और साइड बाय साइड अपना लेखन भी चलता रहेगा, या फिर मैं पत्रिकाओं में लिखकर उसका पैसा जो आएगा उसमें, लेकिन मतलब उसका अनुभव ये रहा कि अगर मैं लिखती थी तो कहीं कहीं का पैसा आता था, कहीं का नहीं आता था, जिससे मेरा मतलब जीवन चलना मुश्किल था। क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी, जब से मैंने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद से मैंने बाहर रहना शुरू कर दिया था, और खुद के खर्चे पर बाहर रह रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ, और फिर उसको अपनी पढ़ाई जारी कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें थी, मेरे लिए मुश्किल था। तो इसीलिए जहाँ ज्यादा पैसा मिला या जिस भी तरीके से, तो प्रकाशन में ही काम किया, अनुवाद भी मिल रहा है तो अनुवाद भी कर लिया,
जो जैसा मिल रहा है उस तरीके से, और साथ के साथ में मैं अपना काम भी यही कर रही थी, लिखना। अगर हाँ, लिखना नहीं छोड़ती थी। कई बार तो ये भी रहा कि लोगों ने मेरे पर एक ठप्पा लगा दिया कि ये छपास है। मतलब इस तरीके से जो लोग नए रचनाकार जो है, इनको एक छपास रोग हो गया है, सब लिख जाते हैं, छप जाते हैं। तो एक बार को लगा कि चलो क्यों ना इसको हम छोड़ देते हैं, स्थगित कर देते हैं, और अपना लिखा और डायरी में छोड़ दिया, फाइल में कंप्यूटर में लिखकर छोड़ दिया। तो एक नियम बना हुआ था कि 1000 शब्द जो है वो हमको रोज लिखना है, किसी भी रूप में लिखना है, चाहे सुबह उठ के लिखे, चाहे हम शाम को सोने से पहले लिखे, क्योंकि दिन में तो ऑफिस का काम, या कभी कभी ऐसा भी होता था कि दिमाग में कुछ खबर पढ़ ली, या कुछ चल रहा है दिमाग में, रास्ते में चल रहे, मेट्रो में जा रहे हैं, और एक ऐसा कैरेक्टर मिल गया जिसको मुझे उतारना ही उतारना है। तो एक मैंने ख्वाब देखा था, और इतना बेचैन करने वाला वो ख्वाब था, उसको मैंने तुरंत लिखा, और वो 2 घंटे में कहानी तैयार हो गई। तो कब्र का अजाब करके जो कहानी है, वो बिल्कुल ख्वाब ही मैंने देखा था, और उसको यूं का यूं ही उतार दिया मैंने। उसमें कुछ बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया कि ऐसे ही, वो बिल्कुल वही कहानी जो तुरंत उतारी और उसको लिख दिया। तो इस तरीके से वो कहानी, जो आप बोल रहे थे ना कि मैं सिर्फ रिपोर्टिंग या लेख करती हूँ, तो ऐसे दिमाग में आया, जिस फॉर्म में आया उसको मैंने सिर्फ लिख दिया। तो ये चीज लिखने का था। और संपादन का काम तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन ये था कि हाँ, प्रकाशन जगत में पहले से थी, तो कुछ चीजें मालूम है कि प्रकाशन में जब आप काम करते हैं तो किताबों की एक प्रक्रिया होती है। जैसे लेबर रूम में जब प्रेग्नेंट महिला जाती है और डॉक्टर के पास सारी जिम्मेदारी होती है ना कि वो बच्चा और माँ दोनों को बचाए, और वो जो प्रोसेस पूरा होता है उसका, डिलीवरी से लेकर नर्सरी और आपको वार्ड रूम तक आने तक का, तो वो ही प्रोसीजर एक किताब का होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रसव पीड़ा लेखक ने झेल ली है किताब लिखने को लेकर के, और वो जो बाद में जो डॉक्टर काम करता है कि उस बच्चे को बिल्कुल सुरक्षित और बेहतरीन तरीके से बिना किसी परेशानी के वो ले आए, तो यही काम एक संपादक का भी होता है और संपादकीय टीम का भी होता है कि वो एक बेहतर तरीके से किताब को एक नवजात शिशु के तरीके से लेखक को सुपुर्द कर दे, ये लीजिए आपका बच्चा जो आपका है। बहुत बढ़िया। तो उस पूरी प्रक्रिया में तो एक तरीके से जो निर्णायक क्षमता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो इस यहाँ पे मतलब आपकी निर्णायकता को, कि आप निर्णय सक्षम हो, वो मुझे ऐसे लगता है कि वो यहाँ पे आने के बाद हुआ होगा, है ना? अभी तक हाँ, तो ये जैसे बात ठीक आपने बिल्कुल सही कही है कि हाँ, इससे पहले तो मैं, जो मुझे टास्क मिलता था कि आपको ये काम करना है, कहीं भी मैंने नौकरी करी उसमें ये था, एक आपका टारगेट होता था कि आपको इतना काम करना है, और वो हुँ, चाहे कैसे भी हो। चाहे मैंने हुँ, उसको, आप बोल दीजिए कि पत्रकारिता के लाइन में भी रहा हो, या मैं मैगजीन में काम किया है उसमें, या कुछ दिन मैंने अखबार में काम किया है उसमें, तो उसमें यही चीज रही है। या अगर हम स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं उसमें बोल दिया कि आपको इस विषय पर लिखना है, रात के 11 बजे से तक दे दो, ताकि हम कल जो सवेरे अखबार है उसमें लगा दे। तो तत्काल जो लिखना होता है वो एक अलग प्रक्रिया होती है, और उसका अलग दिमाग में जो सवाल जवाब द्वंद चलता है, तो वो तुरंत का होता है। या फिर ये सामान्य नौकरी करते हुए जो हम काम करते हैं, तो उसमें ये रहता है कि आज हमको ये काम करना है, ये टास्क है, हमने इसको पूरा कर दिया, हम उसको 4 घंटे में करें, उसको हम उसको 8 घंटे में करें, या फिर उसको आज हमारा नहीं हो पाया, लेकिन हमने आज रिपोर्ट बना के दे दी कि हमने ये काम तो कर दिया है, लेकिन हम जब कल हम सुबह आ रहे हैं तो उसको हम फटाफट पूरा करते हैं, ताकि बॉस के आने से पहले हम उसको बता सकें कि ये काम हमारा हो गया है। तो ये पहले के कामों में मेरा एक रूटीन या इस तरीके का होता था। लेकिन जब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ तो इसमें ये था कि जो क्योंकि सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, हुँ, सारा जवाबदेही मेरी है, तो थोड़ा एक नए तरीके का अनुभव रहा, एक नए तरीके से सोचना, या फिर ये बोल दीजिए कि नए नए आइडिया इजाद करना, आप हुँ, कैसे काम करेंगे और कैसे काम करवाएंगे। तो ये यहाँ मैंने आके सीखा। बिल्कुल। और काम जो भी फैसले होते हैं मैं अपनी तरफ से पूरा देती हूँ कि देखिए मेरे दिमाग में ये आ रहा है, और क्यों ना हम इसको ऐसे करें, तो वाकई इसको माना जाता है। और अभी तक जितनी भी किताबें यहाँ से आई है प्रकाशन से, तो वो इसी का बात का नतीजा है कि जो भी योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया कि हम इसको फला तारीख तक, फला दिन तक ले आएंगे। जैसे कि जब हमने समकाल की आवाज सीरीज का प्रस्ताव रखा था, तो वो करीब अगस्त सितंबर की बात थी,
अगस्त सितंबर में जब हमने ये प्रस्ताव रखा, रचनाकारों के पास भी फोन गए, अलग अलग मंडल के जरिए भी, मतलब जो चयन मंडल है उसके जरिए, या हमारी तरफ से खुद मैंने भी उसको फोन किया। तो ये भी थोड़ा लोग में सवाल जवाब रहे, दूर किया, लेकिन टारगेट ये था कि वर्ल्ड बुक फेयर आ रहा है, मतलब अगर कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो हम वर्ल्ड बुक फेयर में जितने भी कोशिश करें कि हम सारे कवियों को शामिल करें। तो लगभग रहा, और वो टारगेट हमने पूरा किया। मुझे तारीख ध्यान है कि 26 दिसंबर को हमने पैकेट, जो बोलते हैं कि प्रेस में किताबें हमारी सारी चली गई थी, और किताबें जो आनी थी कि हमको जो है मेले तक किताबें आ जाएंगी, तो बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा हमने योजनाबद्ध तरीके से काम किया, और उसका रिजल्ट हमको मिला, 100% मिला। ये मैं कहना चाहूंगी। और साथ ही ये भी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ समकाल के पीछे रहे, समकाल के अलावा भी बहुत सारी बेहतरीन बेहतरीन किताबें आई। हमने कहानी संग्रह हमारी निकाले, कविता संग्रह बहुत निकाले। तो हाँ ये भी, मतलब ऐसा नहीं कि हम एक काम को छोड़ के दूसरे काम, सारी चीज पैरेलल चले थे, और ये सारा सामूहिक प्रयास था। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने अकेले ने काम किया है। ये एक मतलब चैन सर्कल था जिसकी वजह से काम हुआ। अगर ऑपरेटर ढंग से काम नहीं करते, समय पर काम नहीं करते, तो हम बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते थे। प्रूफ रीडर अगर टाइम से प्रूफ रीडिंग नहीं करता, या आर्टिस्ट जो है कवर अच्छे से नहीं बनाता, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो एक जो चेन होती है, सामूहिक काम जो है वो बेहतर तरीके से होता है बजाय किसी अकेले व्यक्ति के। तो जो भी मैं काम कर रही हूँ, ये नहीं कह सकती कि मेरे अकेले के दम पर हुआ है, वो काम एक सामूहिक रिजल्ट है, और जो सामूहिक रूप से दिख रहा है सबके सामने। बस ये कह सकते हैं कि फैसला अगर मेरा था तो वो उसको माना गया है, वो किया गया है। इस बात का मैं मानती हूँ कि जो भी बातचीत या जो भी सलाह देती हूँ वो स्वीकार्य होती है, कि हाँ अगर आपने सलाह दी है तो ठीक है, हम इसको करके देखते हैं। ये चीज है। समकाल के अलावा भी कई किताबें मैंने आपकी देखी हैं, उसमें बच्चों की भी हैं, उपन्यास हैं, कहानी लेख है ना। तो मैं थोड़ा सा सवाल एक बार श्रोताओं के लेके फिर मैं गीता जी को जोड़ूंगी थोड़ी देर के लिए। तो सुभाष ने, नीरव जी ने तो कहा कि जो लोग ठीक से काम करते हैं, लीक से हटके, वो अलग दिखाई पड़ते हैं। तो आरिफा जी के प्रकाशन में ऐसा ही काम करने का प्रयास कर रही हैं। प्रकाश चंद्र पुनेठा जी ने, अनुपमा तिवारी जी ने आपके संपादन की और संपादन के काम में चुनौतियां होती हैं इस बात की जिक्र किया। अनूप शुक्ल जी ने कहा कि आम घरों के परिवार की लड़कियों के लिए आरिफा जी रोल मॉडल हैं। और जगदीश नलिन जी संपादन के कार्य के साथ आपके लेखन की तारीफ कर रहे हैं कि उसके लिए भी वो टाइम निकाल देती हैं। और सहसा आलम जी खुल के आवाज आप रख पा रही हैं, इसकी बधाई देते हुए बता रहे हैं कि परिकथा में जनवरी फरवरी अंक में वो समकाल पे लिख चुके हैं। उनके इस टॉपिक को छोड़ने से पहले अगर आप समकाल के अलावा जो भी और कुछ पब्लिकेशन में कोई आपका अनुभव हो कि इसके चयन करने की ये प्रक्रिया रही या उसमें आपकी निर्णायकता ये थी, तो वो कोई एक अनुभव शेयर कीजिए। इसके अलावा तो फिर हम एक दो सवाल लेके फिर गीता जी को बुला के फिर उसके बाद हम और थोड़े क्षेत्रों में जाएंगे। जी देखिए, संपादक का सबसे पहले काम होता है, कोई भी पांडुलिपि आती है तो उसको एक सरसरी तौर पर एक कहानी को पढ़ता है, पूरी पांडुलिपि को। जैसे अगर पूरी कहानी आई तो हम उसको पूरी को पढ़ेंगे, या आधी आई तो उसको आधे को पढ़ेंगे। तो कोई भी पांडुलिपि आई है उसको हमने पढ़ा और देखा कि अगर मुझे पसंद आई तो मैंने उसको बताया टीम में कि ये मुझे कहानी जो है बहुत बेहतरीन लग रही है, और क्यों ना हम इसको प्रकाशित करें। तो ऐसे ही सीरीज में एक कहानी संग्रह आया था मृत्यु, जो प्रकाशन पुनेटा का था। तो बिल्कुल सैनिक जीवन पर आधारित कहानियां हैं, तो एक नई तरीके की कहानियां, मतलब स्त्री उम्र से कहानियां तो होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों पर लिखी गई कहानियां होती है, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट था। तो बिल्कुल स्वागत किया गया उसको कि चलिए ठीक है, इसको हम स्वीकार करते हैं और काम शुरू करते हैं। तो वो किताब और बहुत बेहतरीन किताब है, कहानी संग्रह बहुत बढ़िया रहा है। इसी तरीके से एक अभी हाल ही में समकाल की आवाज के बाद में स्त्री विमर्श की कहानियां, मतलब स्त्री विमर्श की 11 कहानियों को लेकर के काम शुरू हुआ है, वो कर रहे हैं। तो उस पर काम चल रहा है, आने वाले दिनों में उस पर रिजल्ट दिखाई देगा, हम काम करेंगे। तो ये कहानियां लेकर के है। तो वो इसमें यही नहीं होता होगा ना कि जिसने अप्रोच किया वो आप छाप रहे हैं, ये भी होता होगा कि आप बहुत सारा पढ़ के तय करते होंगे कि हम किससे मांगे, ये भी होता होगा, है ना?
दो चीजें हैं, जैसे जो पांडुलिपियां लगातार पांडुलिपियां आती हैं और चयन के आधार पर हम उसको तय करते हैं। जैसे कुछ पसंद मुझे आ रहे हैं, कुछ मैंने जब आगे पास करवा दिया, किसी ने कहा कि नहीं, या मैंने अगर बोला कि नहीं ये हम इसको नहीं प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, तो ये ठीक नहीं। एक बार आप लोग देख लीजिए, क्या पता मेरी नजर से ये नहीं ठीक लग रही है और किसी दूसरी की नजर से ज्यादा बेहतर लग रही है। तो जब टीम में जाती है संपादन टीम में, तो थोड़े से विचार विमर्श होता है, फिर बात आती है कि चलिए हम इसको प्रकाशित करते हैं या इसको हम प्रकाशित नहीं करेंगे। तो कुछ पैमाने जो है प्रकाशन के, कि भाई कम से कम अवैज्ञानिक चीजें नहीं प्रकाशित करेंगे। तो कुछ जो हमने खाका बनाया हुआ है उसी आधार पर काम करते हैं किताबों को छापने को लेकर के। मैं समझ रही थी कि वही मेरे को लग रहा था कि हम इस बातचीत में कम से कम मेरा एक वो क्राइटेरिया तो आए कि हाँ ये होने पे ही हम छापते हैं। तो एक तो ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, आगे भी बात करते हुए और आ जाएंगे। एक मैं सवाल पूछूंगी जो हम सबका, जितने भी लोग यहाँ पे लेखन संपादन आलोचना के क्षेत्र से जुड़े हैं रचनात्मक के अलावा, उनका वो सबका कॉमन दर्द होता है, वो इनसे भी पूछेंगे इनका है या नहीं है। अच्छा, जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं ना, तो संपादन आलोचना वगैरह के, तो हमें बहुत सारी किताबें कंपल्सन में पढ़नी पड़ती हैं। आई मीन कि हमें पढ़ रही हैं। उससे पहले तक तो ये होता है कि हम अपनी चॉइस से चीजें पढ़ते हैं। उस समय ये होता है कि ये मजबूरी है संपादक की कि उसे पढ़नी है, चाहे वो बोर हो रहा है तो उसे भी पढ़नी है। तो वो वाला काम जो बाध्य होकर पढ़नी पड़ रही है, वो कितना बढ़ा और उससे आप कैसे डील करती हैं? देखिए, मुझे तो अपने काम में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अच्छा। जितनी भी किताबें आ रही है न्यूअर पब्लिकेशन से, तो संपादन की नजर से आखिरी बार तो किताब जानी ही जानी है। और इतनी बेहतरीन किताबें, बेहतरीन कहानियां, बेहतरीन कविताएं हैं, तो बिना पढ़े तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अभी नहीं, विभा रानी जी का चयन तक पहुंचने से पहले भी तो पढ़नी पड़ती है ना, जब हम सोचते हाँ, हैं कि तो शायद। सबसे पहले तो ये भी चीज रहती है, कुछ लोग पांडुलिपि भेजते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि आप अपनी सिनॉप्सिस भेजिए, अपनी कहानियों का या आपकी जो पांडुलिपि है उसका कुछ चीजें। तो वो बिना पढ़े, देखिए हम कैसे जानेंगे? अगर कोई चीज पढ़ेंगे नहीं तो हम उसको छापेंगे या नहीं छापेंगे, उसका निर्णय कैसे लेंगे? तो वो तो जरूरी है। देखिए, जिम्मेदारी बनती है। अगर हम उसको ये मान के चलेंगे कि हमारे ऊपर बर्डन है, हमको पढ़ना पड़ रहा है या बहुत बोझिल काम है, तो फिर हम काम में मजा नहीं ले सकते, हम अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। अगर हम काम में मजा ले रहे हैं तो हम उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जी। ऐसा ही है, कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत बोरिंग काम लग रहा है। ठीक है, मजा आता है, अच्छे और सबसे कमाल की बात है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। जब फोन आता है ना, जब किसी के पास किताब पहुंच जाती है, या फिर बोलते हैं कि भाई हमारे पास किताब पहुंच गई, आप ये काम करवा दीजिए, या ये थोड़ी सी किसी की नाराजगी भी जाती कि नहीं हमको ये चीज नहीं पसंद आई है, आपका कवर नहीं पसंद आया, तो ठीक है, अच्छी बात है। और ये अच्छी बात है, हमारे में कम से कम इतना तो लोकतांत्रिक रिश्ता होना चाहिए ना। अगर लेखक को कोई चीज नहीं पसंद आ रही, उसने कहा ठीक है, नहीं, और कम से, और ये दूसरी चीज ये भी कि हम भी कह सकते हैं कि इसको हम नहीं प्रकाशित कर सकते, कुछ हमारे मापदंड भी हैं। तो ऐसा है, ये रिश्ता बराबरी या तालमेल से होता है, ये सारी चीजें हैं। गीता जी, मैं आपको जोड़ लूं क्या? गीता देहरादून से गीता गैरोला जी आपके बारे में कुछ कहना चाहती हैं, तो इसके बाद में जगदीश नलिन जी कह रहे हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में आपकी जद्दोजहद बहुत सराहनीय रही। तो उसके बाद सुभाष नीरव जी का मैं सवाल लूंगी पहले, फिर अजय जी का, कि नाकाबंदी के बारे में आप कुछ बताएं। लेकिन उनका नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैं पहले उनको जोड़ लेती हूँ ताकि वो फिर। बहुत बहुत स्वागत है गीता गैरोला जी आपका। आप सुन पा रही हैं? वो कह रही हैं नेटवर्क में दिक्कत आ रही है उनको। स्वागत है गीता जी। आवाज आ रही है ना? जी 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 हाँ, जी, नमस्कार सब लोगों को। स्वागत है आपका। हाँ। जी, तो हमने सोचा कि ये देहरादून के फेस्टिवल में भी आपसे मिली है और ये देखती रहती हैं काफी कुछ, तो उन्होंने बोला कि मैं भी उनके बारे में थोड़ा सा बोलूंगी। तो जी जी गीता जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, और वो भी आरिफा के बारे में। आरिफा तो मेरे सामने बच्ची है, समझ लीजिए। मुझे सबसे ज्यादा महिलाओं के बारे में ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत आकर्षित करता है कि महिलाएं तकनीकी क्षेत्र में काम करती हैं जब, क्योंकि आज भी
जो तकनीकी क्षेत्र है वो बहुत ही पैट्रियार्कल, बहुत पितृसत्तात्मक है, और उसमें क्योंकि तकनीकी हमेशा पुरुषों के हिस्से में रही है। और आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से जी। आवाज आ रही है? हाँ। जी तो जी बिल्कुल अच्छे से पुरुषों के क्षेत्र, ठीक है। हाँ, तो वो पुरुषों के हिस्से में रही है, और उसमें महिलाओं का हस्तक्षेप ना तो वो सिखाने में करने देते हैं, और ना वो उनका हस्तक्षेप महसूस करते हैं, ना उसको एप्रिशिएट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक प्रकाशन का नितांत पैट्रियार्कल जो जगह है, वहां पर आरिफा ने इतनी छोटी उम्र में प्रवेश किया और बहुत सफलता से अपना काम वो कर पा रही है। बहुत इस बीच में उनके पब्लिकेशन ने बहुत ही खूबसूरत किताबें निकाली हैं, बहुत अच्छी किताबें निकाली हैं। कविताओं की जो सीरीज उन्होंने निकाली है वो बहुत उच्च कोटि की है और बहुत सराही जा रही है। इसके अलावा मुझे आरिफा का लेखन भी बहुत पसंद है। मुझे याद है कि मैं बहुत बीमार थी जब नाकाबंदी वो लिख रही थी, तो उसने मुझे वो मुझे जानती नहीं थी और मैं भी नहीं जानती थी। हम खाली फेसबुक से एक दूसरे को जानते थे, और आरिफा ने मुझे कहा कि दीदी क्या आप मेरे उपन्यास पे कुछ लिखेंगी? और मैंने बोला हाँ, तुम मुझे मेल कर दो, मैं पढ़ूंगी और जरूर लिखूंगी। लेकिन उन दिनों मैं कैंसर से जूझ रही थी और मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो मैं नहीं लिख पाई, और मुझे बहुत इस बात का दुख होता है कि मैं नहीं लिख पाई। और मैं ये बात कई बार आरिफा को बोल भी चुकी हूँ कि मुझे बहुत खराब लगता है कि तुमने मुझसे कहा और मैं नहीं कर पाई। तो ये बातें हैं जो आरिफा बहुत ही जो प्रकाशन का क्षेत्र है उसमें बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सकारात्मक, सृजनात्मक हस्तक्षेप आरिफा ने किया है। मैं तो आरिफा से पहले से ही बहुत नाकाबंदी पढ़ के ही बहुत प्रभावित थी। इस बीच में उनकी एक बिल्कुल नई किताब भी आई है जो भगत सिंह की के ऊपर आधारित है, और वो बहुत जल्दी सबको पढ़ने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से आरिफा को बहुत-बहुत बधाई भी है, और उसके साथ-साथ में उसके भविष्य के लिए उज्जवल कामना भी है, और मेरे लायक जो भी काम वो कहेगी मैं ज़रूर करना चाहूँगी उसके साथ में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और वो उसकी किताबों को तो मैंने नाकाबंदी तो कम से कम मैंने पढ़ा हुआ है, और बहुत अच्छा उपन्यास है, कश्मीर के बारे में है, और कश्मीर की समस्या को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ऐसा नहीं है कि जिसको कहना चाहिए बहुत संवेदनात्मक तरीके से उसने उसको उठाया हुआ है। तो मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई, और रश्मि तुमको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे मौका दिया, और आरिफा को बहुत-बहुत प्यार और बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि गीता दीदी आपका शायद वो इंटरनेट ठीक नहीं है, तो अगर आप चाहें मतलब आप ऐसे चाहें तो मैं आपको वो कर दूं ना रिमूव, शायद आप फ्री होना चाहेंगी मेरे ख्याल से। इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, तो आप एक बार सुभाष नीरव जी के सवाल का ही जवाब दीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आके ऐसे एकदम नई रवायत सी मुझे लगती है। वैसे गीता दीदी ने भी अपने आप आने के लिए कहा था, और उमा भट्ट जी भी बहुत सहज रूप से आके विनीता जी के बारे में बोल रही थी, और उससे पहले भी ऐसा यहाँ पे रहा है कि मतलब जैसे युवाओं को इतना ज्यादा हमारे ऑडियंस या हमारे औरों के से जो सपोर्ट मिलता है। अदरवाइज हमने जो परिवेश देखा कि एनर्जी भी हमारी वहीं जा रही होती है अपने से ऊपर, पिरामिड वाले समाज में आपकी सारी एनर्जी तो ऊपर जा रही होती है, और ऊपर वालों की ही तारीफ में आप हमेशा बोल रहे होते हैं। तो ये जो होता है कि अपने से जूनियर्स को या युवा प्रतिभाओं के बारे में कोई कह रहा है कि जिनसे आप कह रही हैं कि आपने व्यंग्य सीखा, वो कह रहे हैं हम आपके मुरीद हैं, और जिन्हें आप उपन्यास भेज रही हैं कि उनकी राय आपके लिए मायने रखती है, वो आपके काम पे बोलने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये है वर्तमान की कुछ ऐसी चीजें जिसपे हम मतलब फक्र भी कर सकते हैं और हर्षित भी हो सकते हैं कि कम से कम हम इस दौर में हैं। तो हम सुभाष नीरव जी का प्रश्न पहले लेते हैं कि नाकाबंदी के बारे में, और मुझे लगता है कि नाकाबंदी के बारे में ही बताते बताते आप अपने उसके बारे में भी जिक्र आ जाएगा जो आप फ्रीलांस पत्रकारिता करती हैं, और उसके लिए घुमक्कड़ी और जो भी आपको करना पड़ता है, यात्राएं, है ना जी। नाकाबंदी के बारे में सबसे पहले तो यही चीज है कि जिस दौरान कश्मीर में 370 हटाया गया था, तो वहां मैं नहीं थी, मैं तो यही थी।
और जब मैंने इसको लिखा और लोगों ने सबसे पहले यही सवाल किया, क्या आप कश्मीर से हो? तो मैंने यही बात बोली थी, क्या कश्मीर पर लिखने के लिए कश्मीर का होना जरूरी है? या फिर जैसे होता है ना कि महिलाओं पर लिखने के लिए महिलाओं का होना जरूरी है, या दलित विमर्श पर लिखने के लिए दलित होना जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप कश्मीर पर लिख रहे हैं तो आप कश्मीर के ही हो, आपकी संवेदनाएं अगर किसी से जुड़ रही हैं तो अगर आप उसको लिख पा रहे हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यही चीज है। इसी तरह जब कश्मीर में वो एक दौर आया था 5 अगस्त को, और जहां मैं काम कर रही थी, मेरा जो अनुभव है, और लोगों ने उस दिन, लोग मिठाई के डब्बे जो है वो बांट रहे हैं, और मिठाई बांट रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। तो वो, मुझे मालूम है ना कि मुझे उस समय कैसा अजीब लग रहा था कि मैं ऐसे बैठी हूँ, पीछे मेरे नारे लग रहे हैं। आप समझ सकते हैं, मैं नारे बोलूं, ठीक है, नारे लग रहे हैं और को मिठाई बढ़ती जा रही है। अरे भाई ठीक है, वहां पे प्लॉट मिल जाएंगे। एक चपरासी जो उसका मतलब काम कर रहा है उस बड़ी कंपनी में, तो वो भी इस बात के लिए खुश हो रहा है कि देखो वहां प्लॉट खरीदेंगे हम। तो एक जो धारणा बनाई थी सरकार ने, या जो भी एक अलग तरीके से जो पेश किया गया था कि हम इसको इसलिए हटा रहे हैं और ताकि हमको ये बेनिफिट मिले, लेकिन बहुत अजीब सा लगा कि जब लोगों ने बोला कि हम मिठाई बांट रहे हैं और नारे लगवा लगवा के लड्डू खिलाए जा रहे हैं, तो बहुत अजीब था। फिर लगातार लगातार मेरी नजर थी उस पर, और खबरें लगातार आ रही थी वहां पर। मैं तो मतलब खबरों के जरिए ही जुड़ी हुई थी। बहुत मन था कि उसको, आप जो है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर व्यंग लिखूं। सबसे पहले क्योंकि मैं ज्यादातर व्यंग ही लिखती थी, तो एक व्यंग्यात्मक रूप से लेख लिखूं। तो फिर मुझे लगा कि मैं अपनी बात नहीं कह सकती, कहानी, और जब कई घटनाएं हुई हैं तो लगा कि नहीं, कहानी लिख देना चाहिए, कविता लिख देना चाहिए। होता ना कि जब दिमाग में चल रही होती बहुत सारी चीजें और आप तुरंत कुछ उड़ेल दें किसी भी रूप में, तो बहुत दिमाग में ध्वनि चल रहा था और नहीं लिख पाई मैं उसको। कुछ चीजें नोट करी, डायरी में लिख दी। बहुत, जब काफी समय हो गया और मैं ये कह रही थी कि क्या, कैसे वहां पर लोग अ, जी रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे जब सारी चीजें बंद हैं, और सिर्फ खबरों के जरिए बहुत सकारात्मक सकारात्मक जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा था, जो भी डिबेट हो रही थी उन चीजों को लेकर करके, तो बहुत दिमाग में उथल पुथल थी कि क्या किया जाए। काश मुझे वहां जाने का मौका मिल जाता। या, और मैं कभी गई भी नहीं थी, ये भी कह दूं कि भाई मैं कश्मीर में गई थी, मैं नहीं गई थी। मैं वहां फिर गई जब जब चीजें बहाल होना शुरू हुई, तो लगातार मेरी नजर कश्मीर पर थी, किसी भी रूप में, चाहे वो अखबार के जरिए आ रही, अलग अलग तरीके से, हिंदी इंग्लिश अखबार, तो चीजें थी। फिर मुझे लगा क्यों ना मैं इसको लिखूं, मतलब कहानी नहीं लिख सकती, वो व्यंग नहीं लिख सकती, तो मैंने इसको एक, वहां पे गई और मैंने जब लोगों से, मुझे डर था, मैं वापस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा लौट आई हूँ। जब मैं वहां से वापस आई हूँ, धमाका पीछे हुआ था, और खास जिस दौरान बंगाल के मजदूर मारे गए थे, तो वो उस समय पे मैं गाड़ी में थी वहीं पर। और बाद में जब मैं वापस अपने, जहां मैं रह रही थी, गेस्ट हाउस पे, तो पता चला था कि, और आप ये भी यकीन मानिए कि आपके पास फोन है लेकिन फोन नहीं है, और मेरा कुछ अता पता नहीं है कि मैं जिंदा घर पे वापस लौटूंगी भी नहीं लौटूंगी, ऐसी स्थिति थी। फिर भी इसके बावजूद मैं वहां जब लोगों से मिली, बातचीत करी, और सबसे कमाल की बात जो मुझे मतलब बहुत अंदर से दिल को बहुत ज्यादा वो कर देती है, कि वहां के लोगों का इतना पोलाइटनेस, इतना दिल से, मतलब जो कश्मीरियत है ना उनके अंदर। हम अगर दिल्ली में कोई आ जाए और देख ले कि ये फलाना बंदा जो है वो दिल्ली से बाहर का है, उसकी आवाज और उसकी बोली से पहचानते हैं। और एक रिक्शे वाला भी लूट लेता है इस रूप में कि भाई आप जा रहे हैं स्टेशन से, आपको बस अड्डे तक जाना, 10 रुपए लगेंगे, तो वो 100 रुपए ले लेता है। और जब हम जा रहे हैं वहां पर, और एक गाड़ी वाला बोलता है, ड्राइवर, कि आप जाइए, आपको वहां जाना, मैं छोड़ूंगा। और अच्छा, मैं ठीक है, आप फला बंदे से मिलना है, मैं बात करवाऊंगा। और चार्ज पूछा तो बताया कि हम इतना नहीं दे पाएंगे। तो बोला, क्या आपको नहीं जाना है? आपके पास ज्यादा नहीं है, जितना पैसा है आप उतना दे दीजिए बहन, आप हमारे यहाँ आए हैं,
आपका मतलब बहुत दिली इस्तकबाल हम करते हैं। तो इतना प्यार से लोग वहां पर दिवाली का टाइम था और पहली दिवाली मेरी ऐसी थी कि वो अंधेरे में गुजरी है। आप ये मानिए कि पूरा इंडिया और इंडिया से देश दुनिया में दिवाली कैसे बनती है, जो जब अखबार में एक मैप का फोटो आता है ना चमकता हुआ कि देखिए दिवाली वाले दिन इस तरीके से भारत चमक रहा था, और वहां पर एकदम अंधेरा। मैंने पूछा कि आज दिवाली है, तो जब मैंने जिस महिला से पूछा था वो गुड़गांव में थी और बहुत पहली बार ऐसे मैंने कहा दिवाली और कुछ भी नहीं है तो पता नहीं चला, ऐसे ही मैं दोस्तों से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा अरे मुझे रोका और मैंने उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में चलिए। जब हम गए उनसे तो जी इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप दिवाली मना रहे हो और ये लीजिए मिठाई। मुझे डर लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये हमको लूट पाट ले, और अंदर से ये डर था, लेकिन वो चीजें नहीं है जो डर हम बाहर से हमको जो मीडिया ने और तमाम तरह की चीजों ने जो बाहर से होती है ना, कि डर जो बैठाया जाता है दिमाग में एक दाढ़ी वाले एक टोपी वाले को लेकर के जहन में कि भाई दाढ़ी वाला टोपी वाला होगा वो ऐसे होगा, या फिर कोई जो कट्टरपंथी आदमी है वो इस तरीके का होगा। लेकिन उसके अंदर से वहां के लोगों से जब बात हुई और मेरा दिल जो है वो जो समझ लिया ना पत्थर का था वो एकदम मोम की तरह मुलायम और नर्म हो गया। और मतलब अब मैं आंसू आ जाए इस तरीके से बातें कहीं उन्होंने जब उनसे बात हुई, और मैं एकदम असहाय सी कि मैं उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती हूँ किसी भी रूप में। और जब वो घटना हुई थी तो एक मतलब मेरा वो जो व्यक्तिगत अनुभव है ना संस्मरण, मेरा वो संस्मरण बाकी है, तो मैं उस संस्मरण को भी लिखूंगी। लेकिन जो ये नाकाबंदी के दौरान जो मैं वहां लोगों से जो बातचीत हुई कही फिर इसको लिखा, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारी चीजें खबरों में नहीं आई, लोगों ने पढ़ी नहीं है, पढ़ी है, लेकिन जो वहां के लोग के दिमागों में चल रहा था चीजें असली जो मनोवैज्ञानिक तरीके से बोलते हैं ना कि वो क्या सोच रहे थे। एक बच्चा अगर स्कूल नहीं जाने को मिलेगा बार बार उसका सिर्फ इस वजह से कि फलाना जगह बम फिट गया या कुछ हो गया है और आपका स्कूल बंद है, तो क्या उनके दिमाग पे गुजर रही होगा। क्या एक आदमी है जिसका शौहर चला गया है गलत उसमें, तो और फिर उसको पता ही नहीं इसका आदमी जिंदा है या नहीं जिंदा है, वापस आएगा भी या नहीं आएगा, और पूरा जीवन ऐसे ही गुजार देती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कि वहां पर ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि मैं बेहतर तरीके से नहीं कह पाई, हो सकता है कि मैं वहां की जिंदगी को 1% कह पाई हूँ या 0.1% कह पाई हूँ। तो अगर मैं वहां की चीज को वहां के लोगों की 1% भी बात अगर अपने उपन्यास के जरिए कह पाई तो मैं समझती हूँ कि मैं सफल हुई हूँ इस उपन्यास को लिखकर। हालांकि मेरे दिमाग में ये था, लोगों ने ये भी बोला कि बहुत जल्दी उपन्यास आ गया है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उपन्यास बहुत जल्दी, अभी तो ये घटना हुई और ये चीज यहाँ पर आ गई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसको अभी नहीं लिखती तो शायद आज तक नहीं लिख पाती, क्योंकि जो चीज तुरंत चल रही होती है किसी भी रचनाकार या कोई भी आम इंसान, मैंने एक आम इंसान के रूप में ये समझ लीजिए अगर रचना का काम ही कर रही हूँ और रचनाकार के तौर पर कोई चीज लिख रही हूँ, तो मुझे लगा कि जितना मैं लिख सकती हूँ उसको लिखूं। तो कम शब्दों में ही सिमट कर आया, बहुत काटा, बहुत मैंने इसको छोटा किया, बहुत सारी चीजें जो दिमाग में चल रही थी कि इसको रखा जाए या नहीं रखा जाए, तो उसको मैंने किया। फिर ये भी हुआ कि जब प्रकाशित हुआ है और उसको बाद में आपका कोरोना काल आ गया है, वो एक तरीके से नेपथ्य में चला गया, उसकी कोई जिक्र नहीं हुई। जिन लोगों ने पढ़ा उस दौरान पढ़ा, फोन आए बताया कि भाई हमने पढ़ा, और बहुत दिल को छू लेने वाला था। और वाकई में ये चीज है भी कि जब आप किसी चीज को दिल से लिखते हैं, शिद्दत से लिखते हैं, और ऐसा नहीं कि मैंने मजे लेने के लिए या चटकारे लेने के लिए इसलिए भी नहीं लिखा कि हाँ मैं मतलब इसको फेमस हो जाऊंगी लिखकर, बस ये कोशिश भर थी कि क्या मैं कुछ अपने तरीके से लेखन के माध्यम से अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ तो करूँ। तो बस यही एक मकसद था, मैं अपनी बात उनकी बात अपने कलम के जरिए कह पाई, बस यही कोशिश थी मेरी नाकाबंदी को लिखने को लेकर के। बहुत बढ़िया, आपने बताया भी बहुत जीवंत तरीके से है कि आपकी भावनाएं आपके आवाज और हाव भाव से भी प्रकट हो रही थी। आपने कितनी यात्राएं की इसके लिए कश्मीर में? मैं यात्राएं तो 2 करी थी, लेकिन मैं वहां रही थी क्योंकि मेरे लिए आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल था किसी मतलब जगह जाकर रहना, खासकर
जब मैं आप खुद ही कमा रहे हो और खुद ही वह हर चीज कर रहे हो, मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं मेरे घर से खूब पैसा आ रहा है इस तरीके से, तो तो आप मैंने हाँ मैं वहां रही हूँ। और तो अलग अलग बार 15-15 दिन के लिए मैं वहां रही हूँ, और जब लोगों के बीच में रह करके तो उस तरीके से मैंने ये काम किया। और लिखने से लिखा भी, वहीं कुछ वहां पर भी लिखा, कुछ वापस आकर भी लिखा, फिर उसको ठीक किया। बहुत सारी चीजें जो लग रहा था कि नहीं मुझे ये अननेसेसरी हो गई है, उसको मुझे ठीक कर देना चाहिए या काट देना चाहिए, या बिल्कुल इसका कोई औचित्य नहीं है, इसको रखा जाना चाहिए। और उसके बाद में बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई। जैसे जो उसका आखिरी जो वक्तव्य है सोफिया का, वो एकदम रियल वक्तव्य है। वो हूबहू, मैंने उसमें एक शब्द की छेड़छाड़ नहीं की है। वो मैंने इसको ब्यूटी एकदम रिकॉर्ड किया था, और मुझे लग रहा था कि क्यों मैं इसमें अपना कुछ भी नहीं डाल सकती, क्योंकि एक कश्मीर की आवाज जो सोफिया ने उसने कही है वो बिल्कुल वही, कि आज मसला सिर्फ कश्मीर का नहीं है, आज तो देश भर में ही कश्मीर बने हुए हैं। अब जब जब लग रहा है कोई आवाज उठाता है, आप कर्फ्यू लगा देते हैं। सारी चीजें तो यही पर तय होती है ना। लोकतांत्रिक रिश्ते नहीं है, लोकतांत्रिक है ही, लोकतंत्र है लेकिन लोकतंत्र जैसा कुछ दिखता नहीं है। राजतंत्र चल रहा है यहाँ पर, सब कुछ ऊपर से तय होकर आता है और नीचे रख दिया जाता है, सबके सामने उसको मानना पड़ता है। तो यही सारी चीजें हैं। तो आखिर में तो जो आपके बोला घर है सोफिया ने कि असली मसला जो है सिर्फ यहीं तक नहीं है, जल जंगल जमीन का मसला है। और जो भी सरकार ने किया वो इसी चीज के लिए किया है कि चीजें जो है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उसके पीछे जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को लेकर के है। और मुनाफे पर आधारित जब कोई व्यवस्था होती है तो सारी जो चीजें होती हैं वो उसी आधार पर तय होती हैं। तो यही सारी चीजें थी। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक याद आ गई थी आपकी बात सुनते, अंतिम बात सुनते हुए। मैं आपसे पूछ रही थी कि जब आपने कश्मीर की यात्राएं की, वो भी ऐसे माहौल में, तो आपके घर वालों की या और भी समय पे, क्योंकि आपकी जो पूरा उपन्यास है उसमें जिस तरह की बातें आप करती हैं अपने लेखन में, आप उसमें मतलब जो भी कायदे कानून किसी समाज में माने जाते हैं उनका अधिकतर उल्लंघन है, जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं फिट बैठता उसका उल्लंघन है वहां पे। तो उन सब से या आपकी कश्मीर यात्राओं पे आपके परिजनों की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या उन्होंने जाने दिया? क्या उनके साथ आपके जो संबंध थे वो सामान्य रह पाए कि हाँ आप ये भी कर सकती हैं और सामान्य भी हैं? तो वो अगर आप बताना चाहें, जितना कंफर्टेबल है आप उतना। जी हाँ, एक बात जो मैंने शुरू में आपको जिक्र किया था कि जब से मैंने पढ़ाई की है, थोड़ा सा छोटा सा मैं अपना घर से बता देती हूँ कि मैं एक मजदूर परिवार से हूँ। तो वहां से मैंने बहुत शुरुआती रूप में, आप ये बोल लीजिए कि फर्स्ट या सेकंड क्लास में मेरी पढ़ाई रोक दी गई थी। सिर्फ ये बोल दिया गया था कि आप इस्लामिक पढ़ाई कीजिए और शादी हो जाइए, अपने घर जाइए। तो क्योंकि मैं सबसे परिवार में छोटी थी और मैंने अपने बड़ी बहनों का एक रुख देख लिया था कि शादी होने के बाद में क्या स्थिति होती है। एक बहन जो मेरी पागल होने की कगार पे हो गई थी, उसको घर से एकदम अलग स्थिति में। तो मैं अपनी सिर्फ माँ से सवाल करती थी कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करने दीजिए आप, बाकी कुछ मत करवाइए। तो शर्तों पर मैंने पढ़ाई जब करी थी, तो वहां से चीजें, मकसद सिर्फ मेरा ये था कि बस मुझे पढ़ाई करनी है, किसी तरीके से मैं पढ़ लिख जाऊं। और मुझे सपोर्ट भी मिला, घर वालों का नहीं मिला, ये तय है। लड़ लड़ के मैंने जब पढ़ाई करी थी, तो मेरी जो 5th क्लास में टीचर थी संतोष जी, आज वो है नहीं इस दुनिया में, जहां भी है वो वहां खुश होंगी, और मैं उनको हमेशा याद करती हूँ। तो उन्होंने कहा था बेटा कुछ भी हो जाए आप पढ़ाई मत छोड़ना। और आदमी जब पढ़ लिख लेता है तो किसी भी स्थिति में होता है वो अपना जीवन यापन कर लेता है। तो मेरा भी चूंकि उद्देश्य था तो पढ़ाई करना। 9th क्लास तक मैंने ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाई कर रहे हैं, घर वालों ने बोले कि नहीं पढ़ना नहीं है, हमारे यहाँ अलाउ ही नहीं है। तो उनकी जो नियम थे, शर्तें थी कि भाई नमाज पढ़ना है, 5 टाइम नमाज आपके नहीं छूटनी चाहिए, दुपट्टा सिर से है उतरना नहीं चाहिए, स्कर्ट नहीं पहन के जाओगे, सूट सलवार पहन के जाओगे। तो मैंने मानी। जैसे कि भाई मुझे पढ़ाई करनी थी, मैं दुपट्टा ओढ़ के जाती थी, मैं सूट सलवार पहन के जाती थी, अगर नकाब भी बांधना पड़ता था तो मैं जाती थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी। मुझे वहां ये लेना देना नहीं था कि मैं किसी समुदाय से वहां का प्रतिनिधि कर रही हूँ, या फिर मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे मजहब में ये इस तरीके से। तो वो चीज नहीं थी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब ये भी कह लीजिए कि खूब झगड़े भी हुए, लड़ाई भी हुई, बहुत सारी बात हुई। एक इस दौरान एक जो समूह था मेरा, दोस्तों का सर्कल बना था कि उन्होंने लाइब्रेरी जोड़ी हुई थी।
बनाई हुई थी, वहाँ से मेरा संपर्क हुआ था और लाइब्रेरी के माध्यम से बहुत सारी किताबों को मुझे पढ़ने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। तो 1 घंटा ट्यूशन हम पढ़ने जाते थे तो वहीं पर पढ़ते थे। और एक जो लोग थे, वहाँ से मुझे थोड़ा-सा और ताकत, जो वैज्ञानिक जितना एक नज़रिया जो मिला कि अगर लड़की पढ़ाई के साथ में आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी, तो वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकती। तो वहीं से मैंने ये काम शुरू किया था कि 12th मैंने करी, ग्रेजुएशन किया किसी भी तरीके से, और दोस्तों का ही सहयोग था, फीस के लिए पैसा नहीं था, दोस्तों ने दिया और पढ़ाई की। और उसके बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने छोड़ दी थी और नौकरी करते हुए मैंने एमए भी पढ़ाई करी। प्राइवेट पढ़ाई करने के बाद में फिर उसको मैंने लेखन और ये सारी चीजें आपको पता ही है कि साथ के साथ मेरी चलती रही। तो कश्मीर को लेकर के ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरे घर वालों ने प्रेशराइज किया, उन्हें तो पता भी नहीं होगा मैं कश्मीर कब गई कब नहीं गई। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अब आपको घर की तरफ से विरोध नहीं सहना पड़ता, क्योंकि अब आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ है, तो आप जो करती हैं उसके लिए जवाबदेही नहीं, मतलब अब आप इस मुकाम पे पहुंच गई हैं शायद, कि जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि अब आप जवाबदेही नहीं है आपके पास, और शायद आपने आपका अपना वो समाज बना लिया है कि आप उन्हीं लोगों के से आप रहती हैं या उन्हीं से आप संपर्क में रहती हैं जो आपके विचारों के हैं, तो वहां जब उनको ये ठीक लगता है, तो एक तरीके से मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम कह रहे थे ना कि कहाँ से इन्हें उपलब्धियां मिली, क्या चुनौतियां रही, क्या राहतें रही, तो इनकी यात्रा से कुछ इन्होंने कहा, 0.1% इन्होंने कहा, बट उससे हम 99% समझ सकते हैं कि क्या स्ट्रगल इन्होंने झेले होंगे। लेकिन देखने की बात यह है सुनने वालों के लिए कि आज वो उस मुकाम में है कि इतना बड़ा डिसीजन लेना कि 15-15 दिन के लिए कश्मीर जाना, फिर वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करना और उसके अनुभव लिख देना, ये सारी चीजें करने की भी जवाबदेही उनके लिए किसी के पे नहीं है। और जिनके लिए वो जवाबदेही अनौपचारिक रूप से जवाबदेही होती ही है हमारी अपने प्रत्येक एक्शन के लिए, अपने साथ रहने वाले लोगों के, तो वो उन्होंने एक अपना वो जमीन का टुकड़ा शायद उन्होंने बना लिया है कि जहां उनके जैसे विचारों के लोग ही आसपास होंगे, तो वहां पे उनको ये फील होता नहीं है। तो ये अपने आप में हम उपलब्धि कह सकते हैं। सहयोगियों में इन्होंने संतोष मैम का नाम लिया, ऐसे भी कोई और होंगे, वो आपकी बातचीत में आएंगे, जहां से आपको बाधा मिली, जहां से आपको सपोर्ट मिला, तो वो आप कहना चाहेंगी। तो 2 नाम तो आपने लिए अभी, और भी आप लेना चाहेंगी तो आप लेंगे आगे की इसमें। अजय जी का एक सवाल ये था कि अपने बचपन और छात्र जीवन के बारे में बताएं, और मैं ढूंढ रही हूँ कमेंट कि तब तक मैं प्रेम कुमार जी का पढ़ते हुए, अजय जी का वो वाला जिसमें छात्र जीवन और बचपन के बारे में कुछ बताएं, और आपकी लेखन के बारे में आकांक्षाएं क्या हैं, वो कमेंट एग्जैक्ट मिल भी जाएगा। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि हम सहमत हैं आपसे, शिक्षा ही वो एक माध्यम है कि हम राजतंत्र से लड़ते हुए लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं अथवा उसके मार्ग प्रशस्त करने में योगदान दे सकते हैं। और अनुपमा जी कह रही है कि गलत के खिलाफ लेखक नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। तो मुझे लगता भी है इनके उपन्यास और उनकी भाषा पढ़ के कि दरअसल इन्होंने पत्रकारिता और साहित्य को मिला दिया आपस में, गठजोड़। अभिव्यक्ति जब जोर मारती है तो जो होता है, तो वहीं पे ये अपने उसकी मतलब दोनों में मिलावा है वो उनका, जो उनकी रिपोर्टिंग है और जो उपन्यास रचना के माध्यम से वो कह रही हैं। तो हम सबने, सुधा अरोड़ा जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है आपका। हम सबने अपने कंजर्वेटिव माहौल से निकलकर आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ी है, और आपके लिए तो यह संघर्ष और मुश्किल होगा। अब वो इस उम्र के मकाम में पहुंच चुकी है, इतने साल की अपनी एक्टिविस्ट और लेखन की जिंदगी के अनुभव के बाद की उनको पता है कि कोई भी मुकाम ऐसा नहीं होता। निवेदिता मेनन आई थी प्रोग्राम में 4 अक्टूबर को, तो उन्होंने भी बताया कि अगर ऊपर बढ़ जाओगे तो ग्लास सीलिंग होगी। तो खैर, मतलब एक पड़ाव संघर्षों का आपका पार हो गया, इसको भी उपलब्धि मानी जा सकती है। अभी तो अनंत है, हर जिस स्त्री ने ये पहला चरण क्रॉस कर लिया उस सबको पता है कि अभी कितने हैं। अजय जी की आप बताइएगा जी, बचपन और उसके बारे में वो पूछ रहे थे। और हाँ, बचपन और छात्र जीवन के बारे में, साहित्य लेखन को लेकर आपकी आकांक्षाएं और कैसे रोमांच थे आपके मन में जी। बचपन के लेकर अभी मैंने बताया ना, कोई अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ मैं, 6 भाई बहनों में, और
मेरी पढ़ाई जो मैंने बताया कि रुक-रुक कर हुई और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया ना कि अभी मेरे घर में कोई भी पढ़ा हुआ नहीं था ज़्यादा। भाई भी 5th तक पढ़ लिए और कोई ज़रूरत नहीं हुई और इस्लामिक पढ़ाई को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। हाँ, लेकिन ये रहा कि जब मैंने पढ़ाई कर ली, उसके बाद जो मेरे घर में भतीजियाँ पैदा हुईं, उनको बिना किसी बाधा के वो कम से कम ग्रेजुएट तो हैं। इतना तो मैं कह सकती हूँ कि जो मैंने संघर्ष किया वो मेरे आने वाली पीढ़ियों ने नहीं किया, मेरे परिवार में, मेरे आस-पास के जो कज़न सिस्टर्स हैं, मेरी भतीजियाँ हैं मेरे बाद में जो आई हैं, उनको पढ़ भी रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं। तो मैं मतलब मेरी यही उपलब्धि है कि जो भी मैंने संघर्ष किया, वो उनको नहीं फेस करना पड़ रहा है। वो उनका मसला है कि वो नौकरी आगे करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, मैं जब भी उनसे मिलती तो प्रेरित करती हूँ कि आप नौकरी करें, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने तक सीमित ना रहें, सिर्फ 7 तक सीमित ना रह जाएँ कि नौकरी भी ज़रूरी है। कोई औरत अगर आत्मनिर्भर है, होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके अलावा कोई मायने नहीं रखती ना कोई भी बातचीत। सिर्फ पढ़ाई करना क्या अच्छे घर में शादी करने के लिए नहीं होता है ना। तो वही सारी चीज़ें। बल्कि शुरू में तो आपको काफ़ी क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ा होगा अपने परिवार की तरफ से। ज़ाहिर है कि आप उनके रूल तोड़ के वो कर रही आपके हैं। सामने बैठी हूँ इस रूप में जहाँ मुझे नकाब में होना चाहिए था या 4 बच्चों की माँ हो जाना चाहिए था। तो सबसे बड़ा यही उदाहरण हो कि मैं बिना नकाब के आपके सामने बैठी हूँ। तो विरोध तो बहुत झेले हैं और देख भी रहे हैं और तो पर ये है कि मैंने अब हाँ, जी, जी, बोलिए। पर ये है कि अब थोड़ा स्वीकार्यता है, अब मेरी घर में बात मानी जाती है, अगर कोई मैं बात बोलती हूँ तो हाँ, ठीक है। पापा हैं, मेरे भाई हैं। अब उनको लगता है हाँ, मेरी बहन है, पत्रकार है, लेखक है, तो बताते हैं 4 लोग को ये किताब आई है, देखिए, पढ़िए ये। तो स्वीकार्यता हुई है। मतलब अब ये नहीं बोलते कि हो सकता है कि उनको याद आता हो या ये भी हो सकता है कि अब 4 लोग में सिर्फ ये बात बोलते हैं कि देखो ये मेरी बहन की किताब आई है या मेरे बिटिया ने मेरे ये लिखा है, तो ये चीज़ें हैं या बच्चे हैं घर में। तो जो भी संघर्ष रहा है, एक दौर था जो बोलते हैं कि हम उसको मैंने खत्म कर लिया है। उस दौर से आगे निकल आई हूँ। बहुत बड़ी संघर्ष की लड़ाई एक मतलब बहुत बड़ी एक आपने जद्दोजहद का एक जीवन जीते हुए एक बड़े मुकाम आपने हासिल कर लिया है। कम से कम अब आगे की जितनी भी यात्रा है उसमें हार जीत संघर्ष जो मिले वो एक आरिफा एविस का होगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। दरअसल तो हम ना अपनी जिंदगी जीते हैं ना हम अपनी मौत मरते हैं। तो हम अपना हमारी हार हमारी जीत ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है जिसके लिए हम आपको सलाम करते हैं आपके जज्बे को। वो लव कुमार जी कह रहे हैं कि आरिफा जी प्रणाम, आपको सुनकर पढ़कर हमें बहुत नया सीखने को मिलता है। ऋतु डेमरी नौटियाल जी कह रही हैं कि पहली औरत जब एवरेस्ट पर चढ़ती है तो घर से लेकर एवरेस्ट तक रास्ता टूटा और कच्चा होता है, शिखर पर खड़ा हुआ आदमी तो एक ऊंचाई पे पहले ही खड़ा होता है। और साहित्य जगत के को लेकर किस तरह के रोमांच थे वो आप एक बार अजय कुमार जी को बताइए तो हम फिर थोड़ी सी आगे की बात करें। जी बस मैं देखिए मैं बताती हूँ, मैं अपने घर में मेरे लेखन का जो कीड़ा आया है वो बहुत बाद में आया है। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे बचपन में बहुत रोमांच था, मैं लेखक बनना चाहती थी। मेरे घर में तो कोई पढ़ा हुआ नहीं था, मेरे तो एक मजदूर बाप की बेटी थी। तो सिर्फ मेरा एक उद्देश्य था कि मैं पढ़ लूँ। हाँ, मैंने बताया कि जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी और उसके बाद में 9th 10th 12th में एक समूह मुझे मिला जो भगत सिंह पुस्तकालय के नाम से क्या नाम है, अभी भी आज भी पुस्तकालय चलाते हैं, जगह जगह देश भर में चलाते हैं। और एक वहां से मुझे नजरिया मिला जीवन को या दुनिया को देखने का। तो उस नजरिए के बदौलत ही समझ लीजिए कि मैं आज यहाँ पर हूँ, कि अगर वो मुझे एक नजरिया नहीं मिलता तो आज मैं किसी परिवार में 2 बच्चों के साथ में बैठी होती। जी तो एक प्रश्न जो मैं पूछती आपसे तो मुझे लग रहा है कि उस प्रश्न को पूछने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। अब अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि हम 2 मुद्दे पे आपकी राय जानना चाहते हैं, एक हिजाब के मुद्दे पे और एक जो शादी की उम्र 21 साल कर दी गई को लेके जो चल रहा है, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। और हिजाब वाली बात आप बहुत शॉर्ट में बता सकती हैं क्योंकि आपकी जिंदगी उसका जवाब है। आप कह रही हैं कि मुझे पढ़ना था, अब उस पढ़ने के लिए क्या पहनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उस सब के बावजूद तो अगर शिक्षा महत्वपूर्ण है तो वो बात पीछे चली जाती है। फिर भी इन दोनों मुद्दों पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। जी
कि मैं ये सिर्फ यही बात बोलना चाहूंगी कि धर्म को और शिक्षा को एक साथ नहीं रखना चाहिए। और हिजाब को लेकर के जहाँ मसला है, उस लड़की ने अगर विरोध किया था, जो नारे लगाए थे कि भाई, जो भी उसने नारा दिया कि भाई हिजाब पहन के वो आ रही है, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि अगर पढ़ाई करने को मौका मिल रहा है किसी भी लड़की को, वो चाहे किसी भी घर से हो, जरूरी नहीं है कि मतलब हिजाब पहनकर। अभी तो हमारे देश में ऐसे भी घर हैं कि लड़कियां बिना हिजाब के भी अगर पढ़ना चाहती है ना, तो घर वाले नहीं पढ़ने देते हैं। तो हमारे यहाँ समाज में यही मानसिकता बनी रहती है कि लड़कियों को पढ़ाना तो सिर्फ कुछ ज्यादा मतलब बनता नहीं है। तो अगर सिर्फ हिजाब को लेकर के सिर्फ यही कहना चाहूंगी, अगर उनको, मैं हिजाब के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जबरदस्ती हिजाब को उतरवाने के भी पक्ष में नहीं हूँ। ये आप लड़की को इतनी चेतना दे दो कि वो, जैसे होता है मजाज का एक लाइन है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन इस आंचल को तो परचम बना लेती तो कितना अच्छा था। तो बिल्कुल वही, जब मौका आएगा तो परचम ही बनेगा वो। अब लड़की पढ़ लिख लेगी, उसकी चेतना विकसित हो जाएगी, तो हम कुछ कर पाएंगे। कोई भी लड़की, मैं ही नहीं, कोई भी लड़की, बाद में उसको मौका मिलेगा। अब पढ़ने नहीं दे रहे हैं, यहाँ घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया भर की छेड़छाड़, ठीक है, बाहर जा रहे हैं तो छोड़-छाड़, नौकरी कर रहे हैं तो वहां तमाम चीजें आप संघर्ष कर। हाँ, औरत तो पैदा होते ही क्या नाम है, संघर्ष शुरू कर देती है। और सिर्फ हिजाब का मसला है ही नहीं। मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मैं सिर्फ अपने बचपन से, मतलब कोई भी लड़की अपने बचपन से वो देख ले कि ग्राफ क्या था। हम स्कूल में होते तो कितने, नर्सरी तक, 5th क्लास तक होते, तो लड़की और लड़के का रेशो क्या होता है पढ़ाई को लेकर के, 12th तक क्या होता है। कई लड़कियों की शादी, पता चल रहा है शादी हो गई, एग्जाम दे रही है, 12th में शादी हो गई, बच्चा हो गया तो एग्जाम दे रही, जबरदस्ती अगर पढ़ रही है तो बोलेंगे भाई बच्चा पैदा हो गया, आपको पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। तो भाई हमारे समाज की तो ये मानसिकता है कि या तो लड़की को ये बोलेंगे कि आप बहुत ज्यादा अगर पढ़ रही हैं तो बदचलन हो जाएंगी, आप क्या नाम है, तेज तरह है, लड़की का चरित्र खराब कर देंगे पढ़ाई को लेकर के कि भाई, जैसे मैं हूँ पढ़ाई करना चाह रही थी, बोली लड़की बहुत खराब है, इसका तो चरित्र ही खराब है। या कोई भी लड़की अगर वो घर पढ़ाई करने के लिए बाहर अपने घर वालों से भी संघर्ष करते, सबसे पहले उसको अपने घर में लड़ाई करनी पड़ती है, फिर समाज में लड़ाई करनी पड़ती है, और अगर शादी हो गई तो मानसिकता नहीं मिलती है, एक विचारों की नहीं है, तो और परिवार वालों ने शादी करवा दी है, अरेंज मैरिज, और लड़की नौकरी भी करना चाह रही है, तो भाई पति चाहेगा तो आप नौकरी करो, नहीं चाहेगा तो नहीं करो। तो ये तो मसला, चाहे पर्दा हो, चाहे घूंघट हो, चाहे हिजाब हो, वो सब में एक ही चीज को लेकर के है, मानसिकता, पुरुष प्रधान मानसिकता, यहाँ पर एक ही चीज आती है। तो हिजाब का मसला ही नहीं है, असली मसला जो है मानसिकता है, कि औरतों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती इस मानसिकता के लोग, पिछड़ी मानसिकता, वो चाहते हैं बस घर में रहें। आप बहुत ही अच्छी भाषा में समझा रही हैं, इसलिए मैं ये भी पॉइंट यहीं पे ऐड कर देना चाह रही हूँ, मतलब ये भी हम आपसे ही सुन लेना चाह रहे हैं फिर, कि जो लड़कियां इस पक्ष में आंदोलन कर रही हैं कि हमें हिजाब पहनने दिया जाए, बड़ी लड़कियां भी, मतलब जो अपने फैसले खुद ले सकती है, हम उनकी इस बात को किस तरह देखें। तो ये बोलना कि हमको पहनने दिया जाए, ठीक है, जैसे किसी भी धर्म को लेकर के उसके व्यक्तिगत, किसी भी पर्सन की अपनी निजी राय होती है, किसी कोई भी धर्म का आदमी हो, ठीक है, तो अगर वो चाहता है अपने रिचुअल्स अपनाने के लिए तो अपनाए, ठीक है, अगर नहीं चाहता तुम ना अपनाए, तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप अपने धर्म को मत मानो, ठीक है, आपका व्यक्तिगत फैसला है, आप मानो या ना मानो। जहां पर चीजें, ये चीज छोड़ देंगे आपको मेरा सिर्फ यही चीज है कि अगर आप वैज्ञानिक विचारधारा को उसके दिमाग में डाल देंगे कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा, वो अपने आप चीजें साफ हो जाएंगी। जितना भी मैंने अभी तक देखा है, चाहे वो किसी भी धर्म के, मतलब मजहब की लड़कियां हैं, अगर आपके पास में एक वैज्ञानिक सोच है तो आप किसी भी मजहब से हैं, बहुत सारी चीजें आप तोड़ देंगे, चाहे वो जैसे सिंदूर लगाना है या बिंदी लगाना है या फिर घूंघट करना है या बिछिया पहनना है, वो सिर्फ एक वैज्ञानिक चेतना के आधार पर ही चीजें तय हो पाती हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये कूप चीजें हैं। और रही बात ये कहने की वो लोग हिजाब पहनना चाहते हैं, आप पहने, आपको अच्छा लग रहा है, जैसे गर्मी में मैं भी बाहर जाती हूँ, बहुत लू चलती तो मुंह लपेट के जाती हूँ, आजकल तो मास्क आ गया, आधा मुंह तो वैसे छिपा रहता है, अब तो सारे बच्चे बूढ़े सभी मास्क लगाए रहते हैं। तो जैसा मतलब
गर्मी वाले इलाके के हिसाब, इस स्थान के हिसाब से अगर हम देख ले कि हमको जरूरत होती है तो हम मुंह छुपा के चलते हैं, फिर उसमें हिजाब शब्द नहीं होता, वहां एक स्कार्फ, दुपट्टा या कुछ ऐसी चीज होती है जिससे हमारी त्वचा जो है वो जले ना। वो कोई भी हो सकता है, तो जो चाह रही है उनको पहनने दीजिए, जब उनको लगेगा ठीक है इसको पहन, मतलब उनकी व्यक्तिगत निजी चीज है। कम से कम वो अपना फैसला तो ले रही हैं, हाँ हम पहनना चाहते हैं। यहाँ तो ये अपना फैसला भी नहीं लेने दिया जाता है कि लड़की को अपना फैसला ले सके। ठीक है, उनको समझ में आएगा भविष्य में कि हम नहीं सही थे, तो आप हिजाब क्या, जींस टॉप भी पहन के लड़कियां घूमेंगी। यहाँ तो जींस पर भी खाप पंचायतें रोक लगा देती हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, मोबाइल के ऊपर भी लगा देती है, मोबाइल से लड़कियां बिगड़ रही हैं। तो बहुत सारी चीजें, सिर्फ मतलब हिजाब तक ना सीमित करें बहुत सारी चीजों को। ये ना कुछ क्या बोलते हैं, चालें होती हैं मीडिया में उछलने के लिए, सवाल जवाब बनाने के लिए। असली चीजें कहीं और हैं। असली जो चीज है वो औरत की अस्मिता का है, अस्तित्व का है। तो ये है सारी कहानियां। इतने इससे अच्छे ढंग से हमें जवाब मिल नहीं सकता था, क्योंकि जो बात उछाली जा रही है बात उतनी ही नहीं है, बात सिर्फ वोट का मुद्दा भी नहीं है, बात वो भी है जो आरिफा ने बोली है बहुत अच्छे से, आरिफा जी ने, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्णायक क्षमता अपने हाथ में रखी जा रही है। और अगर निर्णायक क्षमता अपने हाथ में रखने से कोई करवा चौथ या हिजाब छूट गया तो उसका कोई अर्थ भी नहीं है। मैं जब इस्मत चुगताई की आत्मकथा पढ़ती हूँ तो मैं पाती हूँ कि क्योंकि उनके घर में 9 बच्चों, उनका उनका लाइन है जैसे घड़ी में 10 बजते हैं ऐसे मैं पैदा हो गई, मतलब है नहीं 10 बच्चों में कहीं कोई जगह। और उसके बाद क्योंकि उनके जो दुपट्टे वगैरह इन सारी चीजों के इतने कड़े रूल थे कि 9 साल की उम्र में अपना सिर नहीं ढकने की हक की लड़ाई लड़ना सीखना उन्होंने बहुत जल्दी अपना सेल्फ अचीव कर लिया। जब सेल्फ होगा तुम्हारे पास तभी तुम आगे की लड़ाई करोगे। लेकिन अगर कहीं पे आपको खुलापन मिलता है और विचारों की आजादी नहीं मिलती, तो हमें जो हमारे दिमाग को हिजाब पहनाया जाता है, हमें 40-50 साल की उम्र तक भी वो नहीं दिखते। उस हिजाब को, उस दुपट्टे को उतारने की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते इस्मत चुगताई ने अपनी भाषा पाली, अपने आप को पा लिया। वो कैसे पाएगी लड़की अगर आप मतलब आप उसे कुछ आदेश की तरह निकलवा लो या आदेश की तरह उड़ा लो। तो ये बात बहुत अच्छे से आप समझा पाए। मैं बीच में अजय जी का सवाल ले लूंगी, उससे पहले मैं आप एक बार वही 21 साल वाले का भी अपनी राय बता दीजिए कि अगर कोई देना चाहती हैं आप तो, कि उसमें क्या। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ देश में लड़कियों को नेता चुनने का अधिकार तो है, मंत्री प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है, कि जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है। तो 21 साल की शादी की उम्र हो या 18 की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं फर्क पड़ता है ना? फर्क नहीं पड़ता है, उम्र चाहे कुछ भी हो। यहाँ सवाल चुनने को लेकर के है। तब भी मर्जी, माँ बाप की मर्जी से शादी होगी, तब भी 18 की थी तब भी होती थी। वहां तो बाल विवाह भी माँ बाप की मर्जी से हो रहा था। यहाँ तो चुनाव का ही असल मुद्दा है कि यहाँ चयन वोट देने का तो है हाँ, अधिकार, लेकिन जीवन साथी चुनने का अधिकार ही नहीं है। दरअसल इस मुद्दे को मैं भी बहुत समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक उम्र आने पे, 21 साल की उम्र आने पे घर वाले सोचते होंगे कि अब इसमें निर्णायक क्षमता आ गई, वो तो आपकी 40-50 उम्र तक भी नहीं आती, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मैं भी इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ बहुत अच्छे से, तो मुझे लगा मैं आपसे भी आपका व्यू पूछूं। अजय जी पूछ रहे हैं कि आज के युग में प्रिंट मीडिया पर खासा संकट छाया है, बहुत से जनप्रिय प्रकाशन बंद हो गए हैं और बहुत बंद होने की कगार पर हैं। बहुत से नामचीन प्रकाशक और प्रख्यात पत्रिकाओं का स्तर घटने लगा है। इन चुनौतियों से निपटने की क्या कोई ठोस योजना मन में है? शायद हो सकता है कि ये सवाल आपके उसके बाहर भी हो तो भी। दोबारा आप इसको दोहरा दीजिए एक बार। प्रिंट मीडिया पर आसन संकट के दृष्टिगत, अच्छा एक सवाल बदल गया, कोई बात नहीं। प्रिंट मीडिया पर आसन संकट के दृष्टिगत आप लोगों ने प्रकाशन का बड़ा चुनौतीपूर्ण जिम्मा उठाया है। चुनौती से निपटने की कोई खास स्ट्रेटजी आपने बनाई है क्या? वो बोलना ये चाह रहे हैं कि समय इतना वो कठिन आ गया है कोरोना की भी वजह से और बाकी सारी वजहों से भी, तो ऐसे समय में कई प्रकाशन बंद भी हो रहे हैं। तो जो प्रकाशक व्यवसाय पे जो चुनौती आई हुई है उससे निपटने की आपके पास कोई ठोस स्ट्रेटजी, तो ये आप सामूहिक रूप से जवाब दे सकती हैं इसका तो? जी
इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अभी हमने ये शुरुआत की है, और भविष्य में इस तरीके के अगर कोई चुनौती आती है कि आगे हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे प्रकाशन को लेकर के, तो ये बात का मसला रहेगा। मैं इसको अभी नहीं कह सकती हूँ। अभी ये है कि हम प्रयास कर सकते हैं कि ये जारी रहे, चले, और ये सिर्फ प्रकाशक पर निर्भर नहीं करता है, ये पाठक पर भी निर्भर करता है, ये लेखक पर भी निर्भर निर्भर करता है कि कोई भी किताब अगर आती है किसी भी लेखक की, अगर पाठक ही नहीं होंगे तो उसका छपने का कोई मायने नहीं रखता है। लेखक लिखेगा, उसको पढ़ा नहीं जाएगा, तो मतलब सारी चीजें जो है वो तालमेल से तय होती हैं। और जितना भी मैं समझती हूँ कि आज के दौर में पढ़ाई को लेकर के पाठक बहुत किताबों से बहुत दूर हो रहा है। अब उसको सोशल मीडिया के जरिए या बहुत सारी तमाम चीजों के जरिए, मतलब ये एक पहले एक आपके पास में 2 घंटा 4 घंटे जो है ना सोशल मीडिया पे दे सकते हैं, लेकिन 1 घंटा या आधा घंटा किसी किताब को बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तो ये संस्कृति हमको पैदा करनी होगी, हमको ये कल्चर पैदा करना होगा कि हम पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अपने घर में पढ़ाएं, और उपहार दें किताबों को। जैसे मैंने ये काम शुरू किया है, मुझे कहीं से मतलब मिला था कि किताब, मुझे खुद उपहार में डायरी मिली थी, मुझे उपहार में किताब मिली थी, तो मैंने भी, ये मुझे ये अच्छा लगा। तो आज भी किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो मैं किताब उपहार में देती हूँ, बड़े का होता है, शादी होती है तब भी मैं किताबें देती हूँ, चाहे मुझे एक बंडल देना पड़े या 4 किताबें देनी पड़े, और बाकायदा नोट लिख के कि मुबारकबाद दे दिया, ठीक है, मौका लगेगा तो शायद जीवन में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो ये कल्चर हमको पैदा करना होगा पढ़ने पढ़ाने का। तो ये सारी चीजें यहीं से तय होंगी। यही मेरे ख्याल से अजय जी का जो बात है, चुनौतियां, जो संकट कैसे हम दूर करेंगे, तो तब नहीं बंद होंगे। हम इसको कल्चर को पैदा करना होगा। हमारे यहाँ कल्चर में चीजें खत्म होती जा रही हैं, और खासकर ऑनलाइन चीजें हो गई हैं, तो बहुत सारी, तो हम ऑनलाइन का फायदा भी उठा सकते हैं। हम देखिए, अभी कुछ दिनों में उत्तराखंड का एक ग्रुप है, बच्चों को लेकर के कविताएं पढ़ाता है, या तमाम ग्रुप है चर्चा में, और ऐसा नहीं हो नहीं रहा है, पढ़ने पढ़ाने का एक कल्चर पैदा भी हुआ है। सोशल मीडिया ने हमें बहुत फायदा दिया, तो जो नई तकनीक आती है पुराने से बहुत बेहतर होती है, तो हम इस काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं कि हम क्यों ना हम एक सर्कल बनाए, और एक आज इस किताब की एक रचना है कि आज, और होता भी है यही चीजें। तो जब हम कल्चर पैदा करेंगे तो बहुत सारी चीजें वो दूर होंगी। जी, अजय जी की शुभकामनाएं हैं। और लव कुमार जी का ये संदेश पढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी दर्शकों को कि जो इनका नाकाबंदी उपन्यास है, उसकी जो मुख्य पात्र सोफिया है, मतलब सोफिया यात्रा कर रही है, तो जो उपन्यास की पहली लाइन शुरू होती है, तो जो सोफिया है वो वर्जीनिया वुल्फ की अपना एक कमरा किताब पढ़ रही होती है। तो मैं मीन्स की मतलब मुझे उस उपन्यास की एंट्री पॉइंट इसलिए भी अच्छा लगा कि अपना एक कमरा हासिल करने के बाद ही तो आप पेन उठा पा रहे हो, लिखने वाला भी। और सोफिया अपनी उस यात्रा में निकल पा रही है जब वो अपना एक कमरा, और एक कमरा के जितने अर्थ हो सकते हैं, अपने एक कमरे के जितने भी अर्थ हो सकते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपने उन सारे अर्थों के साथ सुना जाएगा, क्योंकि सुना ही जाएगा। सुधा अरोड़ा जिस ढंग से बोल रही हैं, बाकी सब सुभाष नीरव जी के, शौकत हुसैन मंसूरी जी के जिस तरीके के सारे आ रहे हैं आर्ग्यूमेंट, और अनुपमा तिवारी बता रही थी कि इतने सारे घर में इतनी परंपराएं निभानी पड़ती हैं। तो जब हम अपना कमरा बोल रहे हैं तो अपने ढंग से, मतलब जीवन, अपनी दृष्टि भी इसमें शामिल है, अपने टाइम पे अपना हक और दृष्टि, तो वो मिलने से ही तो सोफिया की यात्रा शुरू होगी। और इसीलिए तो उपन्यासकार उपन्यास लिख पा रही है। पहली लाइन, सेकंड लाइन में भी नहीं गया है वो, पहली लाइन में ये वाक्य है। तो अब हम लव कुमार जी कह रहे हैं कि आरिफा जी, एक लड़ाई है जो समय समय पर लड़ी जाती रही है। आज के दौर में क्या यहाँ लड़ने वालों की कमी तो नहीं? यदि है तो जमीन कहाँ पे खोजी जाए? देखिए, लड़ने वालों की कमी नहीं है, और हर आदमी या हर इंसान जो है वो अपने स्तर पर लड़ाई लड़ता है। जैसे जब किसानों के अस्तित्व का सवाल आया तो उन्होंने दिल्ली का एक सड़क जो है वो दिल्ली के कूच करना शुरू कर दिया, और साल भर तक, जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी गई, वो डटे रहे। लोगों की जानें भी गई, लोगों ने समर्थन भी दिया, लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन लड़ाई उनकी थी, तो वो लड़ रहे थे। छात्र हैं, आज छात्र आंदोलन देखिए खूब हो रहे हैं। तो महिला, जब महिला आंदोलन
आप ये देख लीजिए, जब शाहीन बाग का मुद्दा है, उनको लगा ठीक है शाहीन बाग औरतें ही थी, कुछ मतलब नहीं है। जब आदमी के अस्तित्व पर आता है ना, अस्मिता और अस्तित्व का सवाल जब होता है, तो लोग एकजुट होते हैं। तमाम विरोध होने के बावजूद भी लोग आगे आते हैं, संघर्ष करते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई तबका हो कोई समाज हो। जब उसके ऊपर खुद पर आती है तो वो आगे बढ़ता है, अगर उसको जिंदा रहना है तो ऐसे ही तमाम दुनिया भर में जितने भी संघर्ष चल रहे हैं किसी भी रूप में, वो भी उनका भी यही एक मकसद है, उनका भी यही उद्देश्य है। और ये एक प्रतीक है इंसानियत का कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो संघर्ष करेंगे ही, बिना संघर्ष के आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। अब बैठा बैठाए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना ही होगा। तो प्रहलाद कुमार जी पूछ रहे थे जमीन कहाँ से खोजी जाए, तो आरिफा जी का जवाब आया, मतलब मैं अपनी भाषा में रिपीट कर रही हूँ ऑफ कोर्स, कि जमीन खोजने का तो समय, खोजबीन का तो समय चला गया। अनुपमा जी कह रही है हम जहाँ है वहीं से लड़े, और एक तरीके से जब अस्तित्व पे पड़ती है तो संघर्ष अपने आप हो जाते हैं। हालांकि उस बात को मैं इस समय यहाँ ज्यादा तूल नहीं देना चाहूंगी, लेकिन एक पासिंग रेफरेंस में बोलती भी गुजरना चाहूंगी कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता के आंदोलन हुए हों उतने बड़े लेवल के, चाहे चाहे और भी कितने भी किस्म के आंदोलनों में जब स्त्रियां साथ देती हैं, जब सर पे पड़ जाती है किसी समुदाय के, किसी वर्ग के, तो स्त्रियों का पूरा साथ मंजूर हो जाता है। बट आंदोलनों के बाद जब घर वापसी होती है तो फिर वो पुरुष ही होता है, फिर वो व्यक्ति नहीं रह जाता। तो वो एक नए, इसीलिए कहते हैं कि ये अनवरत संघर्ष है। वहां पे अगर जरूरत पड़ रही है तो जो आंदोलनों में स्त्री ने अगुवाई भी की है, इस समय सारे आंदोलनों की, ट्रैक्टर भी चलाए किसान आंदोलन में, सब कुछ हुआ है, पीछे भी लोग खड़े हुए हैं उसको नेतृत्व देके, और नारे भी उसके। आपकी किताब में पतली सी मास्टर प्लान उपन्यास में कितनी बार ये आया है कि बोलने वाली लड़की किसी को पसंद नहीं, बोलने वाली, बस सारा जोर इसी बात में है कि पढ़ाई लिखाई करेगी तो तर्क करेगी, बोलेगी, बोलने वाली किसी को पसंद नहीं आती। तो नारे भी मंजूर हैं क्योंकि अस्तित्व पे सवाल आ गया है, उस अस्तित्व में पुरुष का भी अस्तित्व शामिल है, जो भाई है, जो पिता है, जो पति है। लेकिन जब ये अस्तित्व के सवाल चले जाते हैं फिर वो अचानक से पति हो जाता है, या पिता हो जाता है, या भाई हो जाता है। तो लड़कियों के संघर्ष उसके बाद, ऐसा नहीं है कि आंदोलनों के बाद मानसिकता बदल जाती हो और फिर वो घर में जाके आपको फिर व्यक्ति मिलेंगे और दो नागरिक की तरह रहेंगे। तो हमें वो लोकतांत्रिक घर बनाने में तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी दूरी अभी तय करनी है। आप उस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी, हम किसी भी शुरुआत को अपने घर से कर सकते हैं। अगर हम लोकतांत्रिक रिश्ते देखना चाहते हैं तो हम अपने घर में कर सकते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, जोड़ा है, उनके पति पत्नी है, बच्चे हैं। तो फ्लैट सिस्टम आपको मालूम है कि बस सब लोग अपने फ्लैट तक रहते हैं। तो पति पत्नी दोनों वर्किंग है, बच्चा जाता है क्रच में, और पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं। शाम को आए, सुबह खाना बनाया, मिलकर दोनों ने काम किया, घर का साफ सफाई की। तो दूसरा जो पड़ोस में है, एक जो हाउस वाइफ है और दूसरा आदमी काम कर रहा है, तो उसका पति जो बोलता है कि देखो मास्टर जी आप ये काम मत करिए, और देखो हमारी बीवी जो हमको ताने दे रही कि हम भी घर में काम करवाएं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम जो है या बराबरी जो है वो घर से ही आती है, और शुरुआत भी हमें घर से करनी पड़ती है, ताकि बच्चा जो बड़ा होगा आगे भविष्य में वो बताएगा ना कि भाई बहन या काम जो घर का होता है वो मम्मी पापा हमारे मिलकर करते हैं। अगर नहीं है तो वही सारी चीजें जो मैं बताती हूँ कि आप शुरुआत कुछ भी करें, खुद से करें, खुद बदलेंगे तो जमाना बदलेगा। तो जो दो लाइनें हैं, तो खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। तो यहीं से हम खुद से शुरुआत करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर को। अगर घर में बराबरी की बात में को लेकर को, मैं घर में अपने, जब मेरा भाई काम करता था तो मम्मी से बोलती थी मैं बिस्तर नहीं उठाऊंगी उसका, क्योंकि उसका सिर्फ यही काम है कि सुबह चला जाएगा शाम को आएगा, मैं बिस्तर नहीं उठाऊंगी। तो मम्मी बोली तुम बहन हो, तुम्हें तो यही करना है। तो मतलब हमको जो परवरिश दी जाती है घर में कि लड़की है तो तुमको सामने वाले की जो है सेवा करना सीखना चाहिए, तो वो हमारे परवरिश में दिमाग में ढल रहा है, क्योंकि हम वो माँ बाप से हम अपने देख रहे हैं कि हमको मिल रहा है वो परवरिश में। तो वही मानसिकता, एक लड़का काम घर में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको कल्चर नहीं दिया था। अरे भाई तू छोरी है क्या, रोटी पो रहा है, ये डायलॉग मिलता है। अच्छा लगता है बीवी नहीं है अगर शादीशुदा है। अच्छा
काम में दिक्कत आ रही है, शादी कर लो। मतलब कि आपको बीवी या एक पार्टनर नहीं चाहिए, जीवन साथी नहीं चाहिए, आपको एक नौकर चाहिए। तो ये मानसिकता है। और मतलब हम इसको ये नहीं कह सकते कि लोग, ये मानसिकता सालों साल, और उसको तोड़ने में, उसको खत्म करने में एक समय लगेगा, लेकिन शुरुआत तो हमको करनी होगी। और लोग कर रहे हैं। लोग ऐसे कई समूह हैं जो वैचारिक रूप से जब लोगों को मजबूत करते हैं ना, तो व्यवहारिक रूप से भी करते हैं। आदमी सिर्फ अगर विचार ही विचार उसका बहुत अच्छा हो जाए और व्यवहार बहुत खराब हो तो नहीं हो सकता। तो विचार और व्यवहार में बदलाव जब लाया जाएगा तो सारी चीजें बदलेंगी। एकदम से चीजें नहीं बदलेंगी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे बदलेंगी। कभी तो ऐसा मौका आएगा कि हम, जैसे किसी ने एक लाइन कहीं से पढ़ी थी कि उसने बोला कि चीन में जो है वहां औरतें नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि चीन में महिला भी जो होंगी वो सैनिक थी, उन्होंने देखा कि महिला भी सैनिक है, तो एक डायलॉग वहां से बन के आया कि चीन में जो औरतें नहीं होती। देखिए ना, कि बराबरी है, वहां पर बराबरी है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। और लोग प्रयासरत है, संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारी समय लगेगा, लेकिन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज नहीं होगी। चीजें, समाज हमेशा आगे बढ़ता है। अगर समाज सामंती था, हम अगर हम देखें कि अपने मतलब हमारे अगर पूर्वजों ने संघर्ष नहीं किया होता, चाहे वो सावित्री बाई फुले हो, बेगम शेख हसीना हो, मतलब जितने भी हमारे संघर्षशील महिलाएं हैं, अगर उन्होंने संघर्ष नहीं किया तो आज हम जितनी भी औरतें, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बन रही हैं, वो उन्हीं के संघर्ष की बदौलत बन रही हैं। अगर उन्होंने वो संघर्ष नहीं किया होता, आज हम यहाँ नहीं होते। तो शुरुआत तो हमको खुद से ही करनी होगी हर चीज की। ये मैं मतलब कहना चाहती हूँ। तो मैं अभी कौशल किशोर जी का नाकाबंदी पे समीक्षा मैंने पढ़ भी ली है। उनका लंबा सा लेख मैं पढ़ूंगी अभी। पहले सही विचार और व्यवहार में जो फांक है वो इनके उपन्यासों में और रचना में लगातार है। दरअसल जो वहां पे दीन की शिक्षा देते हैं और कितना समाज में पूजे जाते हैं, वो अंदर से जो उनके कुकर में सारे आए हैं। तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कितना इनको घर में या सब जगह करना पड़ा होगा झेलना, क्योंकि एक मुस्लिम परिवारों में के रिवाजों के अंदर जो छुपी हुई गंध है वो सारी इनके उपन्यासों में आई है। और सुभाष नीरव जी के उसके बाद भी मैंने बताया। और जैसे कि एक वो जो उपन्यास है मास्टर प्लान, मैंने मास्टर प्लान का एक शॉर्ट में अर्थ बता देती हूँ आपको कि एक बहुत छोटी सी जगह से दिल्ली में एक दर्जी का परिवार, एक बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो किसी तरीके से बस अस्तित्व रखने का गुजारा करता है, वो आया है। और जैसे ही वो एंटर करता है तो नेताजी का भाषण चल रहा है कि वो दिल्ली को मास्टर प्लान है दिल्ली के पास, उसको टोक्यो में बदल देंगे। अब टोक्यो में बदल देंगे इसका एक मास्टर प्लान है, और वो सुनने लगा खड़े होके। तो उसको पैसे भी दे दिए जा रहे हैं, क्योंकि रैली में पैसे दे के लोग इकट्ठे किए जाते हैं। ये बात का संकेत करते हुए वो पूछता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये बताइए कि मास्टर प्लान में जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवा कुछ करना चाहते हैं, उनके पढ़ने लिखने उसके लिए कुछ है क्या? तो वो कुछ नहीं होता। और उस समय वो हर चीज में सवाल उठाता है कि मुस्लिम लोगों को गाने के लिए मना करते हैं, तो वो ये कैसे गाते हैं, उतने बड़े हीरो, उतने बड़े, हर चीज में वो सवाल उठाता है। बट उसका 10th में रिजल्ट अच्छा नहीं आता, वो पढ़ नहीं पाता, और आगे फिर उसको अपने पापा की बहुत जद्दोजहद झेलनी पड़ती है। और लगातार ये परिवार जद्दोजहद से निकलता है। अपने पड़ोसी, पूरा मकान भी उनको उन्हीं की मदद से मिला है, एक पंडित परिवार के, और हर बार उनके अस्तित्व की रक्षा में या सहयोग में वो चट्टान की तरह खड़ा है। तो ये लड़का युवा है, नई चेतना का है, हर बात पे सवाल उठाता है, और उसको उसकी माँ के अलावा और किसी को दिक्कत नहीं है उनके घर में खाने पीने में। बड़ा सही सच चीज है। इतनी मुश्किल से मुसीबत में घिर के वो जब चाय पीती भी है पहली बार, आयशा की मम्मी जो मेन उपन्यास के जो पात्र हैं, तो वो उसमें फूंक फांक मार के, तो लिखा है इन्होंने कि एज इफ कि इन्होंने फूंक फांक मार के चाय को हिंदू बना दिया होगा। और जब खाना बहुत मनाया जा रहा है माँ को खाना खाने के लिए, कि जब फसल खड़ी रहती है खेत में तब वो सिर्फ खाना खाना होता है, बनने के बाद फिर वो हिंदू मुसलमान हो जाता है क्या खाना। तो वो सारी चीज तो मैं बताना ये चाह रही थी कि ये लगातार प्रश्नांकित करता है परंपराओं को, रिवाजों को, हर चीज को। लेकिन जब उसकी बहन पढ़ती है आयशा, जब वो तर्कशीलता दिखाती है, तो वो भी यही कहता है कि
यही गड़बड़ होती है बस ज्यादा पढ़ाने लिखाने से। आज तक वो पढ़ने का प्रेमी था, आज तक वो चाहता था इन रिवाजों, इन हदबंदियों से बाहर आने के बाद। लेकिन अब बहन अगर छोटी सी बात के लिए भी मुंह खोलती है तो उसको लगता है कि बस पढ़ाने लिखाने से यही दिक्कत हो जाती है, और वो हमेशा चाहते हैं कि इसकी बात यहीं पे बंद हो जाए। और इस तरीके से चाहे वो, तो हम इसे पितृसत्ता का आचरण और व्यवहार का गैप देखें, चाहे धर्म के अंदर का, कि जो पवित्रता की जितनी बातें करते हैं सारी अपवित्रताएं वही होती हैं, वो लगातार इनके उपन्यास में आता है। कौशल किशोर जी, आरिफा सबसे सुंदर और अच्छी बात यह है कि वो आशावादी है, उम्मीद को जिलाए रखती हैं। मुझे लगता है हर कर्मठ व्यक्ति होता भी है। लड़की के पैदा होने के साथ ही उसके अथाह संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। शौकत हुसैन मंसूरी जी का कहना है कि लेकिन वो अपने संघर्षों की जीवटता से ही सफलता प्राप्त कर भी लेती है। मैं ये प्रश्न कौशल किशोर जी की टिप्पणी और अपने अंतिम सवाल में जाने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आशिमा की बहुत सारी, आयशा की बहुत सारी बातें भी मैंने बताई, और मैंने उसमें से एक दो बातें और मैं बता देती हूँ कि जब हर किसी बात में बहुत नॉर्मल सी बात भी कहो तो कहती है कि खानदान की नाक कटेगी, तो वो अब बच्ची है तो इस भाषा में ही वो सोचती है कितनी नाक हमारे खानदान के पास है, रोज कटती है रोज जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी है कि खानदान की नाक का इतना ज्यादा वहां पे रिपीटेशन है कि खानदान की नाक के टूटने की उसको वैसे भी परवाह खत्म हो जाती है, क्योंकि नाक इतने बार कटती है, इतने बार जुड़ती है, तो जब इतनी सारी है तो ठीक है कट जाए फिर से एक बार और सही। तो मेरा मतलब है कि एक तो उस उपन्यास में नायिका का संघर्ष भी बहुत दिखा, और मेरे जैसों ने उसमें ये भी देखा कि जब पाबंदियां शब्दों में होती है, सीधे सीधे होती हैं, तब तो फिर उनका असर खत्म हो जाता है। छिपी हुई जो होती हैं वो बहुत और खतरनाक होती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पर कटे हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आयशा का संघर्ष है उसमें आरिफा जी कितनी है, जो आयशा का संघर्ष है वो आरिफा का भी संघर्ष है, जी। और तभी तो वो आरिफा से आरिफा एविस बन गई। माँ बाप ने हाँ, आरिफा नाम दिया था, एविस मेरा खुद के नाम है, मेरा खुद का पहचान है, तो मैं नाम नहीं बदल सकी थी, मैंने इस नाम को जोड़ लिया अपने साथ, तो मेरा लेखिका नाम यही हो गया। तो आयशा और आरिफा में कोई फर्क नहीं है, और मुझे लगता है कि जितनी भी तमाम आयशाएं हैं वो भी ऐसी ही हैं, और वैसे ही आयशा जो है वो आरिफा बनेंगी। तो आरिशा और आरिशा जो आरिशा एरिस बन चुकी हैं, एविस, उनकी उनका क्या होता है उपन्यास के अंत में, वो बहुत सारी लड़कियों से घिरी हुई हैं जो उनसे 5-7 साल छोटी हैं। वो पूरे टाइम परिवार की नाक कटारी होती हैं, वो बहुत बदतमीज होती हैं, शुरू से ही बदतमीज होती हैं बहुत, क्योंकि अब वो उनको दीन की शिक्षा लेने भेजा गया है, मामा उनको गलत गलत जगह से छू रहा है तो वो सवाल उठा रही हैं। तो नुसरत आपा बोलती हैं कि आप हमें ऐसे करके सवाल, अगर हम तुम्हारी बात सुनेंगे तो हमारी इज्जत नहीं है क्या, तो फिर बदतमीज है लड़की। तो बदतमीज सब कुछ है, वो बदचलन, आवारा, चरित्रहीन, जाहिर सी बात है मैं सारे शब्द इन्वर्टेड कॉमा में बोल रही हूँ। तो उसके लिए नई लड़कियों की खेप आ गई है जिनकी वो रोल मॉडल हैं, और हमारे इतने सारे कमेंट में पहले भी लिखा गया था कि वो रोल मॉडल है बहुत जगह की, तो आयशा एक नई आने वाली पीढ़ी की रोल मॉडल हो जाती है। तो मैं इनकी जिंदगी से हमें ये भी, एक आयशा की या आरिफा की जिंदगी से ये सबक हमें मिलता है कि हम अगर अपने मूल्यों पे चलते रहें तो वो भी तो एक पीढ़ी आएगी ना जिसे हमारी बातें समझ में आएंगी। तो वो आयशा से भी दिखा, और आशावादी होना की आपकी तारीफ की है उन्होंने, तो आपके आशावादी होने पर आप कुछ कहना चाहती हैं? हर इंसान आशावादी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी के पास उम्मीद जो है आदमी को जिंदा रखती है, तो उम्मीद शब्द ही अपने आप में जिंदा शब्द है। आशावादी हर इंसान को होना चाहिए, तभी दुनिया जो है आगे बढ़ पाएगी, बहुत कुछ कर पाएगी। और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता और कर्मठता से ही आशावाद आता है, क्योंकि अगर मेरे को प्रत्येक चीज में दूसरे पे निर्भर रहना है तो हम मतलब फिर नहीं आ पाता आशावाद। फिर तो यह है कि हम एक मतलब उसमें रहते हैं, पर वो बोलते हैं ना हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो शब्द है परमुखापेक्षी, तो अगर परमुखी की ही अपेक्षा करती रहनी है तो आशावाद का कोई मतलब है नहीं ना, पहले वो तो एक हारी हुई जंग है पहले से ही।
कौशल किशोर जी का स्टेटमेंट मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे। आरिफा एडिस की औपन्यासिक कृति है नाकाबंदी, इसे पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये बाद में ज्वाइन किए हैं, इसलिए इनको पता नहीं है कि हम इस पे बहुत बात कर चुके। यह कश्मीर की जमीनी हकीकत को सामने लाती है, इसमें कल्पना की उड़ान नहीं बल्कि यहाँ का क्रूर यथार्थ है। इसकी कथा वस्तु इसी के आधार पर बुनी गई है। यह कश्मीरी अवाम के अपनी जमीन पर ही गुलाम बन जाने या बना दिए जाने तथा कश्मीर जो अपनी कश्मीरियत के लिए ख्यात है उसके लूटने पीटने की कथा है। इस पे हम बात की थी हमने, तो अब हम समाप्ति की ओर हैं। योगेंद्र आहूजा का स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहूंगी, ये बहुत विख्यात कहानीकार ये हैं। विनोद दास जी ने भी बीच में तारीफ आपकी की थी संघर्षों की। आरिफा जी के जीवन संघर्ष के बारे में उनसे ही सुनना जानना बहुत अच्छा लगा। उठाए गए बिंदुओं पर उन्होंने तर्कपूर्ण सुचिंतित जवाब दिए, बहुत अच्छी बातचीत। और इनके अलावा भी कुमार अंबुज और विनोद दास जी ने आपके लिए तारीफें और शुभकामनाएं बीच में दी थी। अब मैं जानना चाहूंगी कि अजय जी कह रहे हैं कि संघर्ष से ही आशावादिता आती है, और आशावादी होना शायद पर मुखापेक्षी होने से भी बचा सकता है। कुमार अंबुज जी ने मुझे करेक्ट किया कि ऐसा नहीं है कि हम पर मुखापेक्षी ना हो तो आशावादी होंगे, आशावादी होंगे तो वो हमें उससे भी बचाएगा। इसीलिए वरिष्ठ और सब लोग जुड़े रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को बात बढ़ाने में इतनी मदद सब तरफ से आई, और हम थोड़ा दूसरे एंगल से भी चीजों को सोच सकते हैं, टिप्पणियों से जो नजर आता है। अजय जी ने कहा कि मध्य वर्ग को अपने में यहाँ भेदभाव दिखता ही नहीं है, शायद उसकी बात हो रही है जब हम आचरण के गैप की बात कर रहे थे। अभी तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, और बड़ों के लिए भी बता दीजिए। और मैं आपके उपन्यास से ही आपको समझा दूं कि मैं युवा किसको बोल रही हूँ, बड़े किसको बोल रही हूँ। युवा मैं उनको बोल रही हूँ जिन्होंने आपको आत्मनिर्भर और कर्मठ और वो माना, सेकंड पीढ़ी, उसमें बड़े लोग भी आ सकते हैं उम्र में। और बड़े मतलब जो जिनके हाथों में निर्णायक क्षमताएं होती हैं, घर और बाहर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं। जी, मेरे लिए सभी लोग युवा हैं, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, मतलब समाज में सभी दुनिया के तमाम प्राणियों से बेहतर इंसान होता है। तो मैं ये बोलती हूँ कि इंसान, और चाहे वो बच्चा हो तब भी वो युवा है, और चाहे वो बूढ़ा हो जाए। तो मैंने 90 साल के एक बुजुर्ग, मतलब 90 साल के व्यक्ति को भी देखा, लेकिन वो एकदम जोशीला फुर्तीला, और मुझे उससे सीखने को मिला। और मैंने एक छोटी बच्ची को भी देखा, उससे भी सीखने को मिला। तो हर इंसान का हर उम्र का जो पड़ाव है वो जवान ही होता है, एकदम सीखने सिखाने वाला। तो संदेश जैसा तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि दुनिया में प्यार करे, प्यार बांटे, इंसानियत जिंदा रहे, यही बड़ी चीज है। हम लोग एक और ये कर भी रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोई संदेश नहीं देना चाहूंगी, बस ये है कि हम लोग मिलजुल कर रहे, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को पढ़े लिखे, एक दूसरे से सीखें। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि जो मैंने सीखना है वो समाज में देना है, और समाज से ही सीखना है। तो यही, और कुछ नहीं कह पाऊंगी। मैं इतनी अभी अपने आप को नहीं मानती हूँ कि मैं सबको संदेश दूं। प्यार बांटने आई थी, प्यार बांट कर जाऊंगी। हाँ, तो ये पता, इन्होंने हम में वैसे भी युवा का जो परिभाषा हम युवा की देते आए हैं, उनको तो नहीं मालूम कि हम क्या सोचते हैं, लेकिन उनकी और हमारी सोच अपने आप ही मिल गई है। किंग्सयुगी की सोच भी हमारी अपने आप मिलती है। हम लोग यहाँ पे युवा की ये परिभाषा देते आए हैं कि हमारे लिए युवा का मतलब है जिसके एंटीने खुले हैं, जो नई बातों के लिए ग्रहणशील है, जो परिवर्तनशील है। तो यही परिभाषा हमारी दूसरी होश भी दे रही थी जब अफलातून जी वक्ता के रूप में आए थे उजास में। तो उन्होंने कहा कि एक परिभाषा आप और जोड़ दीजिए, युवा वो है जो बदलाव चाहता है, तो बदलाव करने के लिए तैयार भी रहता है, सक्रिय भी रहता है। तो वही आप कह रही हैं, आपने उन्हें जोड़ दिया है। जाते जाते बस मैं एक क्वेश्चन वो हमारा रह गया था, तो वो मैं पूछूंगी, और वही हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये था कि जब हम आपके संपादन और सबकी चुनौतियों की बात कर रहे थे, तो मैं प्रश्न पूछने वाली थी, तब तक फिर हम गीता गैरोला जी की बात सुनने लगे। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि उस काम में आपका स्त्री होने के नाते आपको कोई चुनौती या कुछ भी, मतलब स्त्री होने के नाते कोई अतिरिक्त चुनौती आती हो, या कुछ ऐसा जो भी आप बताना चाहें। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जब से मैं न्यू पब्लिकेशन से जुड़ी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे स्त्री होने के नाते कोई चीज
महसूस करनी पड़ी हो। जबकि उल्टा ही हुआ है कि अगर मैंने कोई निर्णय लिया है और उस प्रस्ताव को मैंने आगे बढ़ाया है, तो उसको सराखों पर लिया गया है कि ठीक है, हम उसको लागू करके देखते हैं। तो ये कहना कि कोई भेदभाव सिर्फ स्त्री होने के नाते हुआ है, वो गलत है। और मैं तो ये चाहूंगी कि हम यहाँ पर जो है वो महिलाओं का ही स्टाफ रखेंगे, ताकि जो ये चाहते हैं ना कि औरतें जो है कुछ नहीं कर सकती हैं, तो एकदम एक व्यवहारिक रूप से भी काम जब दिखेगा ना, तो एक हम वो दे सकते हैं, एक मॉडल दे सकते हैं कि यहाँ पर अगर औरतों के हाथ में भी अगर कोई दारमोदार दे दिया जाए, तो वो भी बेहतर तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि सृजनशीलता जो है वो ऐसे ही नहीं आती, वो सामाजिक होती है। तो हम कोई भी सृजन अगर सामूहिक रूप से करते हैं, वो बेहतर ही होगा। तो ये चीज है। अगर मैं कहूँ कि भेदभाव जैसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ में फिलहाल तो नहीं, जहां मैं अभी काम कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी चर्चा रही, सभी लोगों को भी बहुत पसंद आई आपकी बातचीत। और मैं प्रोग्राम को ख़त्म करके, मैंने श्रोताओं को लगातार मैं बात करती रही हूँ, तो अब दोबारा हमें नहीं लगता है कि हम इनका अब सारे लोग, मुझे लग रहा है कि जितने भी हमारे मुद्दे या मूल्य हैं, हम सब एक ही थे, होस्ट, गेस्ट और दर्शक आपस में। मैं इनकी 2-3 लाइनें मास्टर प्लान से पढ़ते हुए फिर हम इसको खत्म कर रहे हैं। और अंतिम इस जवाब के बाद कि आपके कुछ सालों का विजन आगे, आपकी क्या प्लानिंग की योजना, आपका मास्टर प्लान क्या है अपनी अपनी लाइफ का, उस अंतिम प्रश्न के जवाब के साथ हम कार्यक्रम खत्म करेंगे। मैं एक आध लाइनें इनकी मास्टर प्लान उपन्यास से पढ़ रही हूँ कि वो जब उसका भाई, इसमें जहां से उपन्यास शुरू होता है उसके बाद फिर वो उनको सीलिंग से दिक्कत आती है। पूरी सीलमपुर का इलाका है जहाँ पे वैसे भी सबको पता है कि वहाँ टेलरिंग का, इतने सारे जीन्स वगैरह कपड़ों का काम एक एशिया की बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे वो एक है। तो उसकी पूरी फैमिली की लाइफ है वहां पे। बल्कि बहुत अच्छा है कि एक माँ है जो बस वही एक धर्म की जकड़बंदियों में सबसे ज्यादा जकड़ी हुई है, लेकिन जो आम आदमी की जो जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद में उसकी भी पूरी धार्मिकता का जो आडंबर है, वही आडंबर वो घिसता चला जाता है। तो इस छोटे से उपन्यास में बहुत ही साधारण सामान्य भाषा में लिखा गया, पर ये काम जीवन की गतिकी के 2 साल की गतिकी ने करा डाला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उनको कावड़ों का वो आया हुआ है, मुसीबत के सीलिंग वाले दिनों में कावड़ियों को जो शिवजी वाले जो कुर्ते पहनने, उसको सिलने का काम आता है। और वो कलमा पढ़ के वो काम करती है, तो बच्चे चिढ़ाते हैं उन्हें कि अब तो ये हिंदू हो गया है कुर्ता, मुसलमान हो गया है कुर्ता, चाहे इसमें कुछ भी लिखा हो। तो बहुत मनाना पड़ता है उनको, उनको लगता है कि कोई और काम लाओ, पर मार्केट से ऐसे ही काम आ रहे हैं उन दिनों। और फिर नोटबंदी से दोबारा उनका परिवार बर्बाद होता है, तो तभी उपन्यास खत्म हो गया, वरना कोरोना की भी आती उसमें। तो एक आध लाइनें जब वो अपने भाई को समझाती है कि सीलबंदी वगैरह से, वो पढ़ी लिखी सबसे ज्यादा वही है, अगर उसकी सुनी जाती तो थोड़ी दिशाएं बेहतर हो सकती थी, बट उसका से नहीं है घर में। तो वो बोलती है कि राजनीति के गलियारे में आम जनता से जुड़े मुद्दे अंगीठी की तरह हैं, जो राजनीतिक माहौल में गर्माहट के सिवा और कुछ भी नहीं देते। तो मुद्दे जो सारे बर्बाद गायब होते चले गए हैं हमारे सारी ही पूरी ही राजनीति से, वो आया है। और इसके बाद तो बाकी बातें तो मैं बता ही चुकी हूँ, समय काफी हो रहा है। मैं आपका विजन बस एक अंतिम अगले कुछ सालों का आपका क्या विजन है कुछ काम करने का, वो जान के हम खत्म करेंगे। जी। अभी तो मैं यहीं से जुड़ी हुई हूँ और चाहती हूँ कि यहाँ पर अपना बेहतर दे सकूं और ज्यादा से ज्यादा लेखकों को के साथ जुड़ सकूं और उनको जोड़ सकूं। एक चीज इसका सिर्फ एक ये है मकसद कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हिंदी के अलावा भी काम कर रहे हैं। 7 भाषाओं में अभी फिलहाल काम शुरू किया है कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया और इन भाषाओं के अलावा तो हम चाहते हैं कि देश भर में जितनी भी भाषाएं जो बोली जाती हैं और उनको उनमें हम मतलब ताकि जो एक दूसरे की रचनाएं जो है, पाठक जो है वो बढ़े। सिर्फ हिंदी पट्टी का आदमी हिंदी पट्टी तक सीमित न रह जाए। दक्षिण में क्या पढ़ा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, वहां के लोग यहाँ वाले को जाने। तो इस तरीके से भाषा में जब चीजें अनुवाद होके जब जाएंगी, बढ़ेंगी, तो ये चीज जो है उससे चीजें बहुत रूप में आगे बढ़ेंगी। तो यही लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमने आपके
कि आपने हमारे अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और अपनी यात्रा को इतने ईमानदार और इतने ज्वलंत शब्दों में रखा कि हम सारे के सारे लोग इनसे रिलेट कर पा रहे हैं और प्रेरणा भी ले पा रहे हैं। गीता गैरोले जी का, आपका और जुड़े हुए सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, आपका और सभी सुनने वालों का। और सबसे बड़ी बात है कि आपने मौका दिया यहाँ पर बातचीत रखने का, तो आप सभी का धन्यवाद, जो आप, और उन लोगों का भी धन्यवाद जो कहने से आए और जो बगैर कहे भी आए। आप सभी का धन्यवाद।